साथ जो कुछ हमने कमाई की है, अर्थात हमें जो कुछ भी मिला, उसे सहेजने के लिए अनुयाज की प्रक्रिया आरंभ की जाती है और तब यज्ञ ऊर्जा का समुचित लाभ मिल पाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो ज्ञान यज्ञ हमारा बाल संस्कार शाला जो है, उस बाल संस्कार शाला को सफलता के शिखर तक पहुंचाना यदि, तो सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए हमें संस्कार शाला को खोल लेने के पश्चात, जब वो 2 सप्ताह बीतेंगे, 1-2 सप्ताह बीतेगा, उसके पश्चात बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके अनुसार जब हम ध्यान देते हैं, उनके अनुसार जब हम चलते हैं, तो फिर हमारी संस्कार शाला कभी बंद नहीं हो पाती, हमारी संस्कार शाला कभी रुग्णावस्था में नहीं पहुंच पाती। हमारी संस्कार शाला में हमने जो आउटपुट लेने का जो कल्पना हमने कर, हमारा जो उद्देश्य है, ध्येय है, वो ध्येय पूरा हो पाता है। लेकिन यदि इन सूत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो फिर ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति खराब हो जाती है। बहुत सारी बाल संस्कार शालाएं बंद होने के कगार पर पहुंच जाती है, हमारा स्वयं का मनोबल घट जाता है और बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। तो मैं सबसे पहले उन सूत्रों को आपके सामने रखना चाहूंगी कि बाल संस्कार शाला को खोल लेने के पश्चात या खुलवा लेने के पश्चात किस किस प्रकार की पद्धतियों को आप ध्यान देंगे और क्या क्या क्रम अपनाएंगे। उस क्रम में यदि आपके पास में ये कल जो मैंने आपको दिखाया था बाल संस्कार शाला की मार्गदर्शिका, जो ये बाल संस्कार शाला की मार्गदर्शिका, इस बाल संस्कार शाला की मार्गदर्शिका के पेज नंबर 10 पर इसका उल्लेख है, जो मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ। तो अनिवार्यतः इसको अनुयाज का क्रम कहना चाहिए और ये क्रम अपनाया ही जाना चाहिए। अब उसमें कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि बाल संस्कार शाला में अनिवार्यतः कुछ ना कुछ बच्चे अनुपस्थित रहेंगे, तो अनुपस्थित बालकों के घर पर संपर्क करना नंबर 1, क्योंकि 100% बच्चे तो उपस्थित नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहते। 4, 6, 8, 10, 2, 4 कुछ ना कुछ अनुपस्थित रहेंगे ही। तो इन अनुपस्थित बालकों के घर में यदा कदा, बल्कि अगली कक्षा लगने के पहले, अगली क्लास लगने के पहले, अगले संडे आने के पहले ही 1-2 दिन पहले इन सारे अनुपस्थित बच्चों के घर में आते जाते संपर्क कर लेना है। अनौपचारिक रूप से उनको याद दिलाना है कि भाई आप नहीं आए थे, बेटा कैसे नहीं आए थे, कुशल मंगल तो है, सब घर में ठीक ठाक तो है, भूल तो नहीं गए थे, क्या हुआ था, अरे बहुत मजा आया बाल संस्कार शाला में, आप तो नहीं आए, जो लोग आए थे वो इतने मजे किए, आनंद आया, इतनी कहानियां बोले और इतने अच्छे अच्छे खेल खिलाए। ऐसे करके आप उनको अनौपचारिक तरीके से उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शैली में बच्चों के साथ बच्चों की तरह घुल मिल करके आप उनके घर में जाकर के बोलिए, पालकों से मिलिए, उनको भी याद दिलाइए कि बच्चे को आप बाल संस्कार शाला में भेजा कीजिए इस तरीके से। नंबर 1। नंबर 2, पालकों से घर घर संपर्क करना, ये भी जरूरी है। बच्चा अनुपस्थित है तब तो जाएंगे, ये एक बात है, लेकिन बच्चा अनुपस्थित नहीं है, यदि वो पूरी तरह से उपस्थित है तब भी पालकों से अनौपचारिक संबंध बनाने के लिए, घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए, आत्मीयता का विस्तार करने के लिए, बच्चों के साथ में आत्मीयता का विस्तार करने के लिए हमें, जैसे आंगनबाड़ी की बहनें घर घर में जाती हैं, मितानी आशाएं बहनें घर घर में जाती हैं, आप देखें जानते होंगे, वैसे ही हमारा आचार्य मिलजुल करके, चाहे अकेले आते जाते, कभी किसी दिन 2 के घर, किसी दिन 4 के घर, किसी दिन किसी के घर, ऐसे आते जाते कभी कभी बच्चों के घर में आते जाते रहें, पालकों से संबंध बनाए रखें, उनसे आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाए रखें। तो इससे यही आत्मीयता जो है, या यही जो उन दोनों के बीच में जो आत्मीयता की डोर से ही बाल संस्कार शाला भली भांति चल सकती है। क्योंकि ना तो बच्चे फीस देते हैं और ना ही आचार्यों को, जो आचार्य की भूमिका निभाते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई वेतनमान मिलता है, कोई पैसा मिलता है, पारिश्रमिक मिलती है। ये आत्मीयता की डोर ही दोनों पक्षों को आपस में एक दूसरे के साथ में बांधे भी रख सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, जब क्लास होगी तो क्लास में गृह कार्य, होमवर्क जरूर दें। आप प्रैक्टिकल रूप से बाल संस्कार शाला का संचालन अगर देखना है, जो नहीं जानते होंगे ऐसे भाई बहन, आप कल शनिवार और परसों रविवार जो संचालन होगा प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, उसको भी देख करके काफी कुछ आप समझ सकते हैं। तो कक्षा में गृह कार्य देना बच्चे को जरूरी है, सब बच्चों को सामूहिक रूप से गृह कार्य देना है, और वो गृह कार्य लिखित में नहीं होगा। वो गृह कार्य का स्वरूप ऐसा होगा कि जो कालखंड 1 में उनको प्रार्थना वंदना कराई जाती है और कर दर्शन कराते हैं, ध्यान कराते हैं, गायत्री मंत्र का जप करने के लिए बच्चों को कहते हैं, मतलब उपासना वाला पक्ष, गायत्री मंत्र की उपासना करता है। अच्छी बात, यदि कोई मान लीजिए इस धारा से नहीं जुड़ा है
और वो अपने किसी और भगवान या गुरु को मानते हैं तो भी स्तुत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हर हाल में बच्चा उपासना करे, जब ध्यान करे, कर दर्शन करे, धरती माता को प्रणाम करें, इस प्रकार से ये उनका होमवर्क है। प्लस इसके साथ में जिस सप्ताह हम जो स्वस्थ रहने की कला सिखाएंगे, जीवन जीने की कला सिखाएंगे बच्चों को, उसके लिए संकल्प दिलवाएंगे, वो भी उनका होमवर्क है। प्लस इसके साथ साथ बच्चों को जिस सप्ताह हम जो प्राणायाम सिखाएंगे, जो हम आसन सिखाएंगे, ये सब उनके होमवर्क में जाता है। और जिस सप्ताह जो सिखाया गया वो एक सप्ताह के लिए होमवर्क नहीं होता, वो पूरे जीवन काल के लिए होमवर्क होता है, पूरे साल भर के लिए होता है। बच्चा एक बार यदि अपने रूटीन में ले आया तो उसको कभी भूलेगा नहीं, उसको उसका अभ्यास हमेशा बना रहे बराबर, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये होमवर्क है बच्चे को गृह कार्य देना, क्योंकि यही जो है वो संस्कार के रूप में विकसित होगा। हमारा उद्देश्य बच्चे को कोई रट्टू तोता बनाना नहीं है, हमें बच्चों को कोई ऐसा नहीं बनाना है कि जैसे स्कूल से पढ़ करके आता है, हमें तो संस्कारवान बनाना है। और संस्कार तब बनते हैं जब कोई क्रिया पूरे मनोयोग के साथ, जब नित्य प्रति उसके अभ्यास में लंबे समय तक बना रहता है, तब जाकर वो कोई संस्कार का रूप ले पाता है। तो हमारा ध्यान इस बात पर रहना चाहिए। तो गृह कार्य देना है नंबर 3। नंबर 4, हम जब कक्षा लगाएंगे प्रत्येक सप्ताह, तो उसमें छोटी मोटी कोई आप खेल खिलाएंगे बच्चों को या कोई प्रतियोगिता कराएंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कराएंगे। तो उसके तहत बच्चे जो फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको छोटा मोटा कोई पुरस्कार 5-10 रुपए का, हल्का फुल्का सस्ता उपहार, तो उपहार है, उसमें कीमत की कोई विशेष बात नहीं रहती है, ये जरूर देना चाहिए। यदि हमने ये दे दिया तो बच्चों में एक जागरूकता और एक भीतर से एक प्रसन्नता बनी रहेगी, आने के प्रति ललक भी रहेगी, वो उनमें एब्सेंटिज्म की समस्या कम आएगी, ये देखा गया है। तो ये प्रतियोगिता पुरस्कार ये जरूरी है। चौथा, 5वां, पिछले बार जिक्र किए थे मैंने, दूसरे दिन संभवतः इसका जिक्र किया था कि बालकों से आध्यात्मिक डायरी भरवाना। बालकों से आध्यात्मिक डायरी भरवाने का मतलब एक महीने भर के लिए 30 दिन का एक प्रपत्र है जिसमें कि 20 पॉइंट हैं, जो कि बच्चे की दिनचर्या के साथ जुड़े हुए क्रियाकलापों से संबंधित है। उसमें 22 पॉइंट में क्या है, उसमें 22 पॉइंट में यह है कि सूर्योदय के पूर्व जागरण किया, प्रातःकाल योग व्यायाम किया, प्रातःकाल उपासना की, इस तरह की बातें हैं। और उसमें नेगेटिव बातें भी है, क्या भाइयों बहनों से लड़ाई की, क्या जूठन छोड़ा, इस तरह की बातें भी है। मतलब उसको दिनचर्या में जो जीवन विद्या शामिल करना चाहिए उसका हम शिक्षण देते हैं 3-4 सप्ताह में, 1.5 महीने में लगभग पूरा उसको कंप्लीट करते हैं, बच्चों को समझा देते हैं। और उस प्रपत्र को फोटो कॉपी करा करके 1 महीने का 1 पेज रहता है, क्योंकि 30 दिन होते हैं एक महीने में, जो 30-31 दिन, उनका विवरण उसमें दिया हुआ है। तो प्रतिदिन बालक जो है वो रात्रि में सोने से पूर्व वो कोई देखता नहीं उसे, वो स्वयं अपना स्वयं का आकलन करता है, स्व मूल्यांकन करता है कि आज मैं प्रातः काल सोकर उठा जल्दी सूर्योदय के पूर्व, यदि हाँ तो उसमें टिक मार्क करता है, राइट का निशान लगाता है या ओम लिखता है। यदि नहीं किया तो उसमें कट मार्क करता है। यदि योग व्यायाम किया पॉइंट देखता है, यदि हाँ तो टिक करता है, नहीं तो कट मार्क करता है। इस तरह से प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले अपना स्वमूल्यांकन करता है और वो स्वयं देखता है कि मैं कितने प्रतिशत अपनी दिनचर्या में उन आदर्शों को या उन अच्छी आदतों को शामिल कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि उसे स्वयं में इस बात की लज्जा भी आती है कि अरे ये मैं रोज रोज सूर्योदय के बाद उठता हूँ, मैं किसी दिन माता पिता को प्रणाम नहीं करता हूँ, अरे मैंने ये काम नहीं किया, तो उसे स्वयं लज्जा आती है और अपने आप को परिष्कार करने के लिए, अपनी आदत को सुधारने के लिए वो प्रयास करता है। तो ये आचार्य उनको समझा करके महीने में एक प्रपत्र एक बच्चे को देंगे, और जब वो महीने भर भर लेगा तो भरने के पश्चात वो स्वयं उसको देखेगा और चाहे तो वो आचार्य के पास लाकर जमा कर सकता है, लेकिन उसे किसी प्रकार से डांट फटकार नहीं लगानी। इसके लिए ये बात मान के चलिए कि बाल संस्कारशाला के बच्चे को कभी डांटना नहीं है। हाँ, आप प्यार भरी डांट कर सकते हैं, डांट लगा सकते हैं, मतलब जितना डांटेंगे उससे 2 गुना प्यार भी करना पड़ेगा, वो जरूरी है, अन्यथा बच्चा ऐसे भागेगा कि कभी बाल संस्कारशाला में नहीं आएगा। तो किसी बात को लेकर के बच्चे से इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना है। अगली बात ध्यान देने की कि 1.5-2 महीने के अंतराल में जरूर पालक गोष्ठी का आयोजन करना चाहिए। जैसे स्कूल में टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है,
उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है और बच्चे के भविष्य को लेकर के, उनके मार्क्स को लेकर के, उनके संबंध में जो कुछ भी है, उनके उत्कर्ष के लिए परस्पर पालक के साथ में टीचर्स लोग आपस में कुछ सलाह मशविरा करते हैं, स्कूल के बारे में बताते हैं, जो कुछ भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाल संस्कार शाला के सारे बच्चों के पेरेंट्स को हर 2 महीने में कम से कम बुलाया जाना चाहिए। और पालक गोष्ठी इसीलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि उनके माता पिता को बुलाते हैं, उनमें आचार्य रहता है, बच्चे उसमें नहीं रहते हैं। लेकिन पालक जो है वो पालक गोष्ठी के नाम से नहीं आएंगे। मैं ये भी आपको बता दूं अनुभव के आधार पर, तो उन्हें जो जागरूक पालक होते हो तो पालक गोष्ठी के नाम से आएंगे। लेकिन जैसे गांव में रहने वाले हैं या जो ज्यादा व्यस्त रहते हैं या कमाने खाने वाले हैं, मजदूर वर्ग के हैं या जो मिडिल क्लास के हैं, वो आने से थोड़ा कतराते हैं। तो आप और ये भी बता दूं कि महिलाएं ज्यादा अटेंड करती हैं और पुरुष जो होते हैं वो कम ही उसको अटेंड करते हैं पालक गोष्ठी को। कोई बात नहीं, माँ आती तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारा दारोमदार 90% तो माँ के ऊपर रहता है, क्योंकि माँ दिन भर घर में रहती है, लगभग अच्छी बातें वही बताती है, मैनेज करती है। तो कोई बात नहीं, तो हम दीप यज्ञ के माध्यम से या किसी भजन कीर्तन के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, रामायण के माध्यम से, जहाँ जैसी परिस्थितियां रहती है, आप अपने यहाँ की परिस्थितियों का स्वयं आकलन कीजिएगा, उस आधार पर उसको बेस बना करके हम पालक गोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं। पालक गोष्ठी में करेंगे क्या? पालक गोष्ठी में 2 तरह की बातें होंगी। एक बात यह होगी कि हम क्लास में बच्चों को क्या सिखाते हैं और वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी सूचना जानकारी हम पालकों को गोष्ठी में देते हैं कि हमने उनको उषापान सिखाया, माता पिता को प्रणाम करना सिखाया है, बच्चों को जप ध्यान करना सिखाया है और ये चीजें समझाई है। तो बच्चा करता है कि नहीं करता है, जानकारी उनको उनसे लेते हैं और उनको जानकारी देते हैं। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि उन पालकों के साथ ही बिल्कुल पारिवारिक संबंध बनाने के ध्येय से उनसे हम घर परिवार की बातें भी करते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं, घर परिवार की बातें करते उनको ये भी समझाइश देते हैं कि आपका परिवार प्रबंधन कैसा होना चाहिए, आपका दाम्पत्य कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ में आपको कैसा ट्रीट करना है। और वो इस मार्गदर्शिका में पालक गोष्ठी का नमूना करके दिया हुआ है 2-3 पेज, ये आपको मार्गदर्शन करेगा। पालक गोष्ठी लेने का काम कौन करेगा? पालक गोष्ठी लेने का काम ज्यादा अच्छा होगा कि युवा वर्ग के जो आचार्य होते हैं, जिनकी उम्र 18-20 साल 21 साल होती है, वो न लें, बल्कि उसके बजाय जो गायत्री परिवार के या जो समर्थ सक्षम थोड़े समझदार प्रौढ़ उम्र के आयु के जो हमारे आचार्य हैं तो वो कर लेंगे, या तो फिर हमारे गायत्री परिवार या अन्य जो हैं वो कर लेंगे। लेकिन इसी पैटर्न पर होना चाहिए। यहाँ वहां की इधर उधर की अगर बातें होंगी या कुछ अनर्गल बात कह लीजिए या कोई विषय से संबंधित बातें नहीं है तो गोष्ठी तो हो जाएगी, लेकिन वो बाल संस्कार शाला की पालक गोष्ठी नहीं होगी। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है जब भी पालक गोष्ठी करेंगे तो ये पालक गोष्ठी 1.5-2 महीने में जरूर हो। अगर आप साल भर में 1.5-2 महीने में बार बार नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार तो पालकों को जरूर बुलाएं। और हाँ, पालक गोष्ठी में जो पालक आएंगे उनको तो आप समझा लेंगे, लेकिन अगर पालक गोष्ठी में जो पालक नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो ध्यान रखेंगे, मैंने दूसरे नंबर पर आपको बताया कि पालकों से घर घर संपर्क। तो हम जब घर घर संपर्क करेंगे तो यही बात उनसे बताएंगे कि हमने बच्चों को ये बताया और बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि हम कोई इंक्वायरी करने वाले की तरह घर में नहीं जाएंगे और न ही पालकों से ऐसी भाषा में बात करेंगे। बहुत आत्मीय तरीके से, जैसे अनौपचारिक तरीके से आपस में बात की जाती है, जैसे घर परिवार की बात की जाती है, बिल्कुल लाइटली हल्के फुल्के तरीके से बात की जाती है, वहां से बातों की शुरुआत करेंगे। जैसे कोई अपना आत्मीय व्यक्ति आया हुआ है, जैसे कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, हमारा कोई घनिष्ठ मित्र आया हुआ है, ऐसे उन्हें महसूस होना चाहिए। इसी को अनौपचारिक संबंध संपर्क कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये 6 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट, अगली बात एक बिंदु आती है, वो है संस्कार शाला का परिवेक्षण। ये मैंने जिक्र किया था, आपको एक प्रपत्र दिखाया भी था और वो इसमें समाहित है, ये हमारी मार्गदर्शिका में समाहित है, आप उसको देख सकते हैं। संस्कार शाला का परिवेक्षण कौन करेंगे, कहाँ आवश्यकता पड़ती है? यदि आपकी संस्कार शाला अकेले अलग थलग बहुत दूर दराज में है, आसपास और कोई बाल संस्कार शाला नहीं है, तो फिर आपके जो साथी सहयोगी है या आप स्वयं हैं, आप स्वयं ही बाल संस्कार शाला का परिवेक्षण करेंगे। परिवेक्षण का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि संस्कार शाला चलाने वाले को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है व्यवस्था बनाने में या अपने स्वयं के पाठ्यक्रम को पूरा करने में या कोई साधन सुविधाओं को जुटाने में, व्यवस्था बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि दिक्कतें तो आती है कुछ ना कुछ छोटी मोटी। तो उनकी दिक्कतों को, समस्याओं को कौन जानेगा, क्योंकि वो समाधान चाहिए। तो होता ये है
कि यदि संस्कारशाला का पर्यवेक्षण करने वाला कोई नहीं है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उन्हें कोई प्रेम करने वाला नहीं है, उन्हें शाबाशी देने वाला नहीं है, तो उन्हें लगता है कि हम तो अकेले हैं, बाल संस्कारशाला खुलवा लिया, लेकिन हमें तो कोई देखता नहीं, हमारी कोई सुध नहीं लेता। ऐसी फीलिंग्स उनमें आने लगती है जो संस्कारशाला का संचालन करने के लिए अपना समय दान करते हैं, अपना परिश्रम करते हैं। तो इतने कीमती समयदानियों को साज संभाल करना पड़ेगा, उनकी समस्याएं यदि है तो उनको समाधान करना पड़ेगा। तो एक बड़े भाई के रूप में ये समझ लीजिए कि एक बड़े भाई के रूप में एक जिम्मेदार जो कार्यकर्ता होते हैं वो संस्कारशाला का पर्यवेक्षण करते हैं। यदि 4-6 बाल संस्कारशाला आसपास में है तो शक्तिपीठ की ओर से या प्रज्ञापीठ की ओर से या प्रज्ञा मंडल में कोई प्रौढ़ हमारे कोई कार्यकर्ता हैं, गायत्री परिवार के समझदार, जो इस सुविधा की जानकारी रखते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ, पर्यवेक्षण वही करेगा जो सुविधा की जानकारी रखता है। जैसे हमारे जो कार्यकर्ता प्रशिक्षण लिए हुए हैं या बाल संस्कारशाला का संचालन करते करते उन्हें 3-4 साल हो गया है, वो बखूबी सुविधा से परिचित हैं, तो वो निश्चित रूप से संस्कारशाला की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। वे पर्यवेक्षण करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो एक प्रपत्र हाथ में रखेंगे, उसको लेकर के जाएंगे और बिल्कुल सरल सहज तरीके से, वहां पर ऐसा नहीं लगना चाहिए आचार्यों को कि आप वहां पर कोई इंस्पेक्शन करने के लिए गए, उनको कोई मार्किंग करेंगे और उनको कोई दंडित करेंगे, उनको कोई कमेंट करेंगे, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो बिल्कुल हमें अपना निजी और अपना बड़ा भाई माने, बड़ी बहन माने, इस तरह से होना चाहिए। तो ये पर्यवेक्षण के तहत संस्कारशाला कितने बजे लगी हुई है और कौन चला रहा है उसकी जानकारी हमें पहले ही होनी चाहिए। उस नियत समय पर, उसी समय पर कम से कम हम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए संस्कारशाला में जाएंगे। वहां क्या चल रहा है, बच्चे कितने आए हैं, संस्कारशाला में आचार्य क्या पढ़ा रहा है और किस तरीके से पढ़ा रहा है, कितना दक्ष है, कुशल है, और उसे किस तरह की कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की, ये पूछ करके उसको कुछ भर करके उसमें हम लेकर वापस आएंगे। तो जितनी भी संस्कारशाला चलती है उनका समय, पढ़ाने वाले का नाम, उनका पता, स्थान, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए पर्यवेक्षक को। ये काम तब भली भांति हो पाएगा। और हमने देखा है कि जहां जहां पर्यवेक्षण की व्यवस्था बनाई जाती है तो वो बाल संस्कारशाला कभी बंद भी नहीं होती और बहुत वो आले दर्जे की चलती है और शानदार चलती है। अगली बात, 8वां बिंदु एक आता है इस क्रम में, वो है आचार्यों की गोष्ठी और प्रशिक्षण। जैसे अभी आचार्यों की का प्रशिक्षण चल रहा है, ये प्रथम प्रशिक्षण है। मान लीजिए जो पहली बार आए होंगे, प्रथम प्रशिक्षण है उनका। एक बार में ही सारी चीजें नहीं सीख पाता कोई व्यक्ति, एक प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं रहता। जैसे मंत्रोच्चारण, मंत्रोच्चारण का अभ्यास के लिए समय चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास करता है, बार बार, फिर उसमें पारंगत होता है। कुछ त्रुटियां होती, कुछ सुधारता है। प्रयोग आपको मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको प्रयोग दिखाया हुआ वीडियो के माध्यम से स्वयं करके, तो ज्यादा 10 आपने देखा होगा, उतना भी नहीं देखा है, जबकि प्रयोग बहुत सारे हैं। आप किताब को पढ़ करके खुद प्रयोग करके घर में देखेंगे, लेकिन यदि हो सकता है यदि वो समझ में ना आए, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे। तो इसी तरह से गीत है, मंत्रोच्चारण है, योग अभ्यास है, प्राणायाम है या प्रयोग है, इसमें जीवन जीने की कला के अंतर्गत, स्वस्थ रहने की कला के अंतर्गत जितने प्रयोग हैं, इनमें से जो चीज नहीं आता है आचार्यों को, तो आचार्यों को दक्ष और कुशल, उत्तरोत्तर दक्ष और कुशल बनाने के ध्येय से उनको गोष्ठी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो संस्कारशाला संडे के दिन जैसे उन्होंने चलाया 8 से 10 या 10 से 12, यही समय सुटेबल होता है। बच्चे क्योंकि खा पी करके फिर खेल कूद में या सोने में लग जाते हैं, तो प्रातः काल जितना जल्दी हो सके संस्कारशाला को निपटा लेना चाहिए। और ये बच्चों की सुविधा के अनुसार तय करना है, अपनी स्वयं की सुविधा के अनुसार नहीं तय करना है। अक्सर हमारी बहनें करती हैं, हमें 2 बजे दोपहर में फ्री मिलता है टाइम, हमें 4 बजे टाइम फ्री मिलता है, तो हम तो उस समय चलाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगी आपसे, क्षमा कीजिएगा, बच्चे 2 बजे और 4 बजे बाल संस्कारशाला कदापि अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये उनके सुविधाजनक उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा त्याग करके हमें ये प्रातः काल 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक के समय को लेकर के निपटाना पड़ेगा। 12, 12:30 अधिकतम। भोजन करने के पश्चात कोई बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आचार्यों की गोष्ठी जो होगी वो संस्कारशाला का जो समय है, जैसे 12 बजे आपका संस्कारशाला समापन हुआ, 12 बजे के बाद आपने भोजन वगैरह किया, 1 आध घंटा हो गया, उसके बाद में आप 1 बजे से लेकर के 3 बजे, 4 बजे, ऐसे 2-3 घंटे का समय लेकर प्रत्येक 2 महीने में, 1.5-2 महीने में ग्रुप में सब आचार्य बैठें और बैठ करके उत्तरोत्तर उन चीजों का, उन विधाओं का अभ्यास करें
जिनमें उन्हें दक्षता की उत्तरोत्तर आवश्यकता है। वो बताएंगे कि क्या चीज की आवश्यकता है। उनको मंत्रोच्चारण नहीं आता तो मंत्रोच्चारण का अभ्यास कराइए, गीत नहीं आता तो कुछ गीत सिखा दीजिए। यदि प्रयोग में वो ढीले हैं, प्रयोग में दक्ष नहीं है, तो आप कुछ नया प्रयोग बता दीजिए। उन्हें खेल नहीं आता मान लीजिए, तो आप खेल प्रायोगिक करके बता दीजिए। ये कराएगा कौन? ये वो कराएगा जिन्हें आता है, जो पुराने लोग हैं। तो जो हमारे पुराने आचार्य हैं वो प्रशिक्षक की भूमिका में है। प्रशिक्षक की भूमिका में जो हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि वे आचार्यों की गोष्ठी संपन्न करें, एक दूसरे को सहयोग करें। यहाँ पर एक बात और हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपकी बाल संस्कार शाला में कोई योग करने वाला नहीं है, नहीं सीखा है, ठीक है, तो एक दूसरे के यहाँ से परस्पर एक्सचेंज कर सकते हैं। आपकी बाल संस्कार शाला में 2 लोग हैं, उनको योग आता है, तो मेरी संस्कार शाला में आकर के कभी योग सिखा देंगे। मेरी संस्कार शाला में मान लीजिए खेल मुझे आता है, तो मैं आपके यहाँ जाकर के कुछ खेल करा दूंगी, क्योंकि 2 आचार्य होते हैं। 2 आचार्य में से एक को एक्सचेंज करके इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के साथ में अपनी विद्याओं को, अपनी कुशलता को आपस में परस्पर बांट सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, दे सकते हैं। ये आचार्यों की गोष्ठी प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब दक्ष नहीं होते हैं आचार्य, क्योंकि आचार्यों का दक्ष होना अनिवार्य है, जहां आचार्यों में दक्षता रहती, कुशलता रहती, तो अकेला आचार्य ही उसको करने में पर्याप्त है और वो उसको निपटा लेता है, उसकी संस्कार शाला कभी प्रभावित नहीं होती। लेकिन आचार्यों में दक्षता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जितनी भी साधन सुविधाएं हैं, चाहे जो कुछ भी है, उसके बाद भी संस्कार शाला प्रभावित हो जाती है। बच्चे निराश हताश होते हैं, स्वयं उनका मनोबल गिर जाता है आचार्य का, और बंद होने के कगार पर जाता है, ऐसा देखा गया है। 8वीं 9वां एक बिंदु अगला कि बालकों का शैक्षणिक भ्रमण। बच्चों को एक चेंज चाहिए, एक परिवर्तन चाहिए। तो बच्चे बाल संस्कार शाला पढ़ते हैं, लगाया आपने, तो जब कभी आपने देखा कि कोई उपस्थिति घट रही है, और नहीं भी घट रही तब भी ये उनका अधिकार बनता है कि किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी मंदिर में, किसी जलाशय के पास, आप जिसको उचित उपयुक्त समझते हैं, वहां पर आप बच्चों को ले जाएं। कुछ भी नहीं तो गांव में क्या है, गांव में बड़े बड़े ऐसे कोई बगीचे रहते हैं, कोई इस प्रकार से कोई स्थान रहता है जहाँ पर बच्चे लोग खेल कूद करते हैं, कोई पार्क होता है, वहां पर भी ले जा सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। दूर दराज जाएंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा कहाँ से लेंगे? पैसा बच्चों को बोलेंगे तो माता पिता से वो पिकनिक के नाम पर कुछ 10-20 रुपए 25 रुपए लेकर के भी आएंगे। आप इसमें माता पिता को, पालकों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सहेजने की जरूरत पड़ती है। आप अकेले ये काम नहीं कर सकते, आपके दोनों तीनों आचार्य भी रहेंगे और कुछ पालकों का सहयोग लिया जा सकता है। मैं पैसे के संबंध में बोल रही थी कि बहुत हंसते हंसते पिकनिक जाने के नाम पर लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, योगदान देते हैं, आप जितना पैसा बोलेंगे उतना पैसा, लेकिन बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, इंतजाम के नाम से क्या करना है? इंतजाम के नाम से करना है, बच्चों को टिफिन रखने बोल दीजिए, वाटर बॉटल रखने के लिए बोल दीजिए, और आप कुछ छोटा मोटा रख लीजिए अपनी हैसियत के अनुसार। कुछ भी नहीं करना, बच्चे दूर दराज में जाकर के अपना टिफिन खोलते हैं, सब लोग मिल बैठ करके खाते हैं, साथ साथ उसको आपस में एक दूसरे के साथ में थोड़ा हंसी ठिठोली करते हैं। वहीं पर आपने कुछ खेल करा दिया, वहीं पर आपने कुछ गेम करा दिया, वहीं पर आपने कुछ कहानी सुना दी। कोई नए आचार्य को बुला लीजिए आप बाहर से, दूसरे संस्कार शाला से, कोई किसी वरिष्ठ को बुला लीजिए। इस प्रकार से एक चेंज जैसा माहौल हो जाता है। कहीं दीप यज्ञ करा दिया, किसी मंदिर में चले गए, वहां पर दर्शन करा दिया। तो ये आचार्यों का शैक्षणिक भ्रमण कह लीजिए, पिकनिक कह लीजिए, ये करना जरूरी होता है। अगली बात उसके पश्चात है, वो है वार्षिक स्नेह सम्मेलन, 10वां बिंदु। आप सब स्कूल में, कॉलेज में जो सोशल गैदरिंग होती है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, वास्तव में वो सोशल गैदरिंग वो होती है, उसको स्नेह सम्मेलन कहा जाता है। तो हमारी बाल संस्कार शाला का भी स्नेह सम्मेलन होता है, और जो बहुत जबरदस्त होता है, इतना शानदार होता है कि लोग लट्टू हो जाते हैं उनके पीछे। तो मैं निवेदन ये कर रही थी आपसे कि जब आप वार्षिक स्नेह सम्मेलन करेंगे तो कैसे करेंगे? अपनी सुविधा से करेंगे। मान लीजिए आपकी संस्कार शाला में लोग सक्षम हैं, तो आप अकेले ही अपनी बाल संस्कार शाला का इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन संपन्न कर सकते हैं। इसमें 3 चीजें शामिल होती हैं। एक तो होती कि बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं, तो सारे बच्चों को सिर्फ भागीदारी करने के लिए बहुत टाइम मिलता है, फायदे में रहते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब ये ध्यान दिया जाना है, जो काम स्कूल में, कॉलेज में कराया जाता है, उस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रज्ञा गीत या जो रचनात्मक विषयों को लेकर के प्रहसन करना कराना, या उन विषयों को लेकर के उसमें नृत्य नाटिका कराना, उसके ऊपर नृत्य कराना, ये चल सकता है।
लेकिन जो रिकॉर्डिंग डांस होते हैं आए दिन जो बजते हैं, और वो गणेश भगवान का स्तुति कर रहे हैं और वो उठा लाए पिक्चर का, उसमें वो फास्ट वो जो गीत चलता है, ये बिल्कुल भी ना करिएगा। आप कुछ नई चीज दीजिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आप उनको कुछ नई प्रेरणा, नई विधा से परिचित कराइए, और बच्चों को उसके लिए ट्रेंड करना है। तो महीने भर पहले से वार्षिक स्नेह सम्मेलन की तैयारी आचार्यों को करनी होती है। हमारे बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे आचार्य हैं जो बहुत हंसते हंसते और बहुत शानदार तरीके से करते हैं। कभी आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम जो वो लोग संपन्न कराते हैं वार्षिक स्नेह सम्मेलन के अंतर्गत, उसकी हम वीडियो आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कभी समय मिलेगा तो, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो एक तो वार्षिक स्नेह सम्मेलन होता है नंबर 1। दूसरा, वार्षिक प्रतियोगिता महीने भर में जो संपन्न होती है, उस वार्षिक प्रतियोगिता के तहत जो हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के द्वारा जो कुछ भी पुरस्कार, ये प्रतियोगिता में जो स्थान प्राप्त किया जाता है, उस स्थान प्राप्त चिन्हित बच्चों को हम पुरस्कार प्रदान करने के लिए उस दिन चिन्हित किए बच्चों को पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपको बहुत दान मिलेगा इसके लिए। हमारे पालक लोग भी देते हैं, आपके स्कूल के या गांव के सरपंच दे सकते हैं, टीचर्स देते हैं, बहुत लोग अपना अनुदान देते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे उदाहरण है कि 1 साल आगे एडवांस में उनके लिए पैसा आ जाता है, दान में पैसा आ जाता है कि बच्चों को हमारी ओर से पुरस्कार दीजिएगा करके। तो उनको वार्षिक पुरस्कार प्रदान करना है। और प्रतियोगिता क्या क्या होगी? प्रतियोगिता में वही प्रतियोगिता होगी जो आपने साल भर बच्चों को पढ़ाया। जैसे नंबर 1 आपने श्लोक बताया है, तो आपने वंदना कराई है, तो वंदना श्लोक को लेकर के कंपटीशन हो सकता है। एक कहानी सुनाओ प्रतियोगिता हो सकती है, क्योंकि आपने कहानी सुनाई है। जो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, उसका बॉडी लैंग्वेज है, उसकी प्रखरता मुखरता है और वो स्पष्ट भाषण करता है इस प्रकार से, तो कहानी सुनाओ प्रतियोगिता हो सकती है, भाषण प्रतियोगिता हो सकती है, चित्रकला प्रतियोगिता हो सकती है, योग प्रतियोगिता होनी जरूरी है, ये होना ही है। प्राणायाम प्रतियोगिता हो सकती है, आप प्रज्ञायोग सिखाते हैं बच्चों को, प्रज्ञायोग की प्रतियोगिता हो सकती है। इन सारी प्रतियोगिताओं में फर्स्ट सेकंड बच्चे को आप अपने यहाँ चिन्हित कर लीजिए। प्लस जो बच्चा सबसे ज्यादा बार, हाईएस्ट उपस्थिति जिसकी है बाल संस्कार शाला में, ऐसे 2 बच्चों को फर्स्ट और सेकंड उनको भी चिन्हित कर लीजिए। प्लस जो डिसिप्लिन्ड बच्चा है, बहुत अनुशासित तरीके से रहता है, आप उनको भी चिन्हित कर लीजिए, वो भी भागीदारी करेगा इसी तरीके से। और एक और बात है, वो है परीक्षा लेना, बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन करना। वार्षिक मूल्यांकन करने का तरीका जो है, इसी मार्गदर्शिका में आपको लास्ट में मिलेगी, प्रश्न पत्र का एक नमूना दिया हुआ है। उसमें मूल्यांकन कैसे करेंगे, तरीका यह है कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं करना है। 40-50 नंबर का जो उनका मूल्यांकन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, और वो प्रश्न पत्र का नमूना इसमें दिया हुआ है। और बाकी बचे जो 50-60 नंबर, तो ये कैसे करेंगे आप मूल्यांकन इसके आधार पर? मापदंड क्या है इसका? तो घर घर में हम एक फेरी लगाएंगे, सब बच्चों के घर में एक बार एक विजिट करेंगे, और उस विजिट करने में किसी को ये पता ना चले कि क्यों विजिट कर रहे हैं। तो विजिट करके हम पालकों से, बच्चे के मित्रों से, उनके अड़ोसियों पड़ोसियों से, जिनसे भी हमारी पहचान है, या हम मिलेंगे उनसे पूछेंगे कि बच्चे में बाल संस्कार शाला ज्वाइन करने के बाद क्या परिवर्तन आया है। क्या ये माता पिता को प्रणाम करता है, दैनिक उपासना करता है, अपने भाई बहनों से लड़ाई भिड़ाई करता है कि नहीं करता है, कि जूठन छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, क्या ये घर में प्रतिदिन उषापान करता है, योगाभ्यास करता है, क्या करता है। जितने भी विधा 22 पॉइंट जिस पर वो अपनी आध्यात्मिक डायरी भरता है, उसी बातों को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर के हम थोड़ा एक तहकीकात करेंगे गुप्त रूप में, और बताएंगे नहीं किसी को, बस पूछने जाएंगे, और उनको इसी मापदंड के आधार पर चिन्हित करके हम आएंगे। और बच्चे को 50-60 नंबर जो है, आप देख लीजिए, 50-50 करना है तो भी आप कर सकते हैं, और उनको मार्किंग करके दोनों मौखिक परीक्षा, मतलब ये मौखिक परीक्षा कहती हूँ, ये जो आपने जो घर घर में जाकर के संस्कारगत उनका जो अभ्यास किया हुआ है, उसमें कितना परिवर्तन आया, उसका मार्क्स, और जो आपने लिखित परीक्षा ली है उसके मार्क्स, दोनों को जोड़ करके आप एक तरह से बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो बच्चे का मूल्यांकन करके जो फर्स्ट सेकंड आएगा, उनको भी आप चिन्हित कर लीजिए, उनको भी पुरस्कार दिया जाएगा। और किनको पुरस्कार दिया जाएगा? जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं, आप उन्हें भी कोई ना कोई पुरस्कार दीजिए, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ सांत्वना पुरस्कार दीजिए। आपकी बाल संस्कार शाला में मान लीजिए 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, हर बच्चे को बाल संस्कार शाला के स्नेह सम्मेलन के दिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा उपहार मिलना चाहिए। होता यह है कि कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो सब विधाओं में
वो पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी करते हैं, उसमें जीतते भी हैं तो उनको ज्यादा मिल जाता है, किसी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे बच्चे कुछ नहीं मिला करके अगले साल वो लोग भेजना ही बंद कर देते हैं, ऐसा हमने देखा है। कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो वो नहीं आते हैं। तो ऐसा ना हो, सांत्वना पुरस्कार के रूप में कुछ ना कुछ उनको मिले। पर वार्षिक स्नेह सम्मेलन अवश्य करना चाहिए। इसके साथ एक काम और होता है, वो काम क्या है कि जिन पालकों के बच्चे बहुत अग्रणी भूमिका में हैं, जिनमें बहुत चेंज आया है और जो पालक बहुत जागरूक हैं, अपने बच्चों को बराबर संस्कारशाला भेजते हैं, घर में वातावरण भी उन्होंने बना रखा है, अपने बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, उन पालकों को भी चिन्हित करके आप अपने स्नेह सम्मेलन में स्पेशल इनवाइट कीजिए। वैसे इनविटेशन तो सबको देना है, सारे पालकों को स्नेह सम्मेलन में बुलाते हैं, लेकिन सम्मान करने के ध्येय से आप ऐसे पालकों को चिन्हित करिए और जरूर उनको कुछ गुरुदेव का साहित्य दे करके, दुपट्टा दे करके या एक श्रीफल ही कम से कम दे करके उनको जरूर जरूर आप सम्मानित करें। ये बहुत अच्छी एक विधा है। और आचार्यों का भी सम्मान हो जाए, जिन आचार्यों ने साल भर बिना किसी वेतन और पारिश्रमिक के अपना समय दिया, अपना ज्ञान दान दिया, तो उनका भी कुछ सम्मान तो होना ही चाहिए। तो अपने प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ की ओर से सम्मान हो जाए, नहीं तो अपने मंडल की ओर से हो जाए, गांव की ओर से हो, यज्ञ के अंतर्गत भी हो सकता है या वार्षिक स्नेह सम्मेलन में हो सकता है। तो ये वार्षिक स्नेह सम्मेलन होना चाहिए। यदि सक्षम है बाल संस्कारशाला और उनके आचार्य लोग, तो व्यक्तिगत रूप से मतलब एक अकेले बाल संस्कारशाला के स्नेह सम्मेलन हो। और यदि ऐसा नहीं है, मान लीजिए तो आसपास के 4-6 बाल संस्कारशालाओं का सम्मिलित वार्षिक स्नेह सम्मेलन भी संपन्न कराया जा सकता है। वो कैसे होगा? प्रत्येक बाल संस्कारशाला से कम 2 या 3 समय को देख लीजिए, आपको कितने घंटे में संपन्न करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सवेरे से शाम हो जाए और बच्चे हलाकान हो जाएं दिन भर में, ऐसा ना हो जाए। तो उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को, चिन्हित सांस्कृतिक कार्यक्रम को आप एक बाल संस्कारशाला से कितनी आपको लेनी है, आप पहले ही तैयारी कर लीजिए और उतने ही उनके आइटम आप चिन्हित कर लीजिए, उन बच्चों को आप स्थान दीजिए। एक बच्चे को बार बार मत उनको शामिल करिए, एक बच्चा एक ही प्रेजेंटेशन करे, बार बार आने से फिर दूसरों में हीनता की भावना आती है। तो ये वार्षिक स्नेह सम्मेलन इस प्रकार से सम्मिलित रूप से भी किया जा सकता है। उसमें सब बाल संस्कारशाला के लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे और अपना योगदान भी देंगे, आर्थिक रूप से भी योगदान देंगे। इस प्रकार से ये 10 पॉइंट के आधार पर आपकी बाल संस्कारशाला इतनी शानदार और इतनी टनाटन रहेगी, मैं कहती हूँ विश्वास पूर्वक कि कभी भी आपकी बाल संस्कारशाला नहीं बिगड़ेगी, कभी भी बंद नहीं होगी। और संस्कारशाला में नित्य नए आचार्यों की खोज करते रहिए। कैसे? आप प्रशिक्षित हैं, आप चला रहे हैं, अपने साथ आप 10th क्लास 11th क्लास वाले नहीं भी हैं तो उनको जोड़ करके रखिए, वो साथ साथ सीखेंगे भी और आपका सहयोग करेंगे। धीरे धीरे वो प्रशिक्षित होते जाएंगे प्रैक्टिकल रूप से। और जबकि संस्कारशाला का ऐसा प्रशिक्षण होता है, विधिवत प्रशिक्षण, तो आप उनको उस प्रशिक्षण में लाभान्वित कर दीजिए। इस प्रकार से आपकी बाल संस्कारशाला के लिए नए नए आचार्य की आपूर्ति निरंतर होती रहेगी और आपको ये कभी भी क्लेश नहीं होगा, आपको ये ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं है। तो ये जो सूत्र मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया, 10 सूत्र, ये बाल संस्कारशाला के सफल संचालन के क्रम में है। जो कब शुरू होते हैं? ये तब शुरू होते हैं जब संस्कारशाला खुल जाती है, तब अनुयाज के क्रम में, और ये आवश्यक होता है। इसमें से यदि हमने किसी को छोड़ा तो ऐसी स्थिति में जरूर कुछ ना कुछ तो उसमें कमी पड़ जाती है और हम परेशान होते हैं। तो ये संस्कारशाला के सफल संचालन के सूत्र एक ये रहे। अब इसके साथ में कुछ समस्याएं तो आएंगी। अच्छा काम जो भी किया जाता है, आरंभ किया जाता है, तो समस्याएं तो उसमें आती ही है। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या मैं बताऊं जो किताब में लिखी नहीं है और आपके और मेरे सबके अनुभव में होगी, वो ये कि संस्कारशाला चलाने के लिए जो लोग संकल्पित होते हैं और खोलते हैं, तो शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन किसी ने कमेंट कर दिया, बड़ी महाराजीन बनी है, बहुत गुरुजी बनी है, बड़ा आचार्य जी बन गए हैं। तो जैसे ये कमेंट सुनते हैं तो आपका मनोबल डाउन होने लगता है। तो हमें पता होना चाहिए पहले के काम में जो जुड़े रहते हैं उनको, कि कोई भी सेवा का काम इतना आसान नहीं है। सेवा का काम करने वाले के सामने अवरोध इसी तरीके से आते हैं। सबसे पहले तो लोग उनके ऊपर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, उनका मनोबल घटाते हैं, कमजोर करते हैं। जब उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो कुछ अवरोध पैदा करते हैं, बीच में कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि उनका मनोबल और गिरे और वो काम बंद करके बैठ जाए। फिर जब आप उस पर भी ध्यान नहीं देंगे तो फिर ऐसी स्थिति में फिर हारने लगते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वो धीरे धीरे वो फिर प्रशंसा करने लगते हैं, हाँ अच्छा काम कर रहा है, बने काम कर रहे थे।
अच्छे हैं, ऐसा करने लगते हैं। और उसके बाद में फिर आगे जाकर के वो आपके सहयोगी भी बन जाते हैं और आपके पीछे चलने वाले आपके सहयोगी बन जाते हैं और आपको बहुत सहयोग करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए क्षेत्रों में। एक भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि बिना किसी अवरोध के बाल संस्कारशाला ऐसी चल गई। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो विपरीत स्थितियां होती हैं, क्योंकि काम नया है तो उसको फेस करना पड़ता है। तो ये सबसे पहली बात कि हमारा आचार्य, हमारे साथी लोग जो भी बाल संस्कारशाला विधा से अपने आप को जोड़ रहे हैं, संकल्पित हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहीं पर पका है आम, उसको जाकर के बस तोड़ लिए और बस खाना शुरू कर दिए। इतना आसान नहीं है ये, लेकिन ये इतना शानदार है कि एक बार जब आप करना शुरू कर देंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, आपको इतना इतना सम्मान भी मिलेगा, भगवान का अनुग्रह भी मिलेगा, दैवीय अनुग्रह के रूप में आपको लोक सम्मान भी मिलेगा, जिसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। बड़े बड़े लोगों को भी ये चीजें नहीं मिलती, वो आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी दी जा सकती है। गुरुदेव माता जी की ओर से बिल्कुल दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो चीजें आपको मिलेगी वो बड़े बड़े मंच में लोगों को माला पहनने के लिए, तिलक लगवाने के लिए, सम्मान पाने के लिए कितने कितने तकलीफ उठाने पड़ते हैं, बहुत। लेकिन आपको इस सेवा के काम से जुड़ करके ये चीजें अपने आप बिल्कुल सहज सरल तरीके से आपको मिल जाएंगी। तो समस्याओं के संदर्भ में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी आप लोगों से और उसके पश्चात फिर अपनी बात कहना चाहूंगी। आप लोग बाल संस्कारशाला जैसे चला रहे हैं, अभी चलाते हुए आ रहे हैं, हमारी बहनें बहुत सारी होंगी जो पुरानी होंगी, या भाई लोग होंगे पुराने होंगे, या चलवाते होंगे, आप लोग आयोजन करते होंगे दूसरों से, आचार्यों के द्वारा, तो उसमें कोई परेशानी आती होगी, कोई समस्या आती होगी, तो आप बताएं। मैं चाहूंगी कि भैया योगेश भैया सबको अनम्यूट कर दिया जाए और थोड़ा, या तो फिर बारी बारी से वो लोग बोलेंगे, हाथ उठा करके उनको देख लें, अगर वो चैट करेंगे तो उससे भी देख लेंगे, और यदि हाथ उठा करके बोलेंगे तो उससे भी कर लेंगे। तो चैट कर दें तो अच्छी बात है। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी सबको? हाँ दीदी, अनम्यूट कर दो सबको। हाँ, अनम्यूट ऑल कर देते हैं। नहीं, तरह की समस्या, आपकी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, मतलब आपकी संस्कारशाला बंद हो गई, या चलाने का आपको हौसला नहीं मिल रहा है, या शुरू से लेकर के पहले दिन से लेकर के आज 5वां दिन है संस्कारशाला के प्रशिक्षण का, आपको इसके संबंध में अगर कुछ मान लीजिए भ्रांति होगी, या कोई चीज समझ में नहीं आई होगी, या उसको आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो भी आप बताइए प्राथमिक रूप से। कोई समस्या? कोई बोलेंगे? नहीं? संकेत करें हाथ ऊपर करके या कुछ। अच्छा, कोई संकेत, हाथ उठा के कोई संकेत करता है तो पूछ ले। कोई है? कोई नहीं है? कुछ बोल रहे हैं निर्मल कोई दीदी? नहीं है भैया? कोई नहीं है ना भैया? ये रुक्मणी निर्मल करके है ना, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। ये अपना आवाज अनम्यूट। रुक्मणी निर्मल कुछ बोलना चाह रही है क्या दीदी? बोलना चाहेंगे दीदी? नहीं है? मैं बोलूं अब? किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं है कोई प्रश्न? हेलो, कोई रुक्मणी दीदी कुछ प्रश्न है? सबको अनम्यूट कर दीजिए भैया, समझ में नहीं आ रहा। पुष्पा वर्मा दीदी? जी जी, प्रणाम दीदी जी। प्रणाम दीदी, बोलिए दीदी। दीदी, हम लोग जब बाल संस्कारशाला चला रहे थे तो एक समस्या आ रही थी। जैसे ये क्या है, अभी खेती बाड़ी का समय होता है तो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी जिम्मेदारी बड़े बच्चों पे आ जाती है, जो भी बच्चे होते। तो पेरेंट्स जो है ना, उनको बाल संस्कारशाला नहीं भेजते थे।
जैसे 2-3 बच्चे ऐसे जी थे जो अपने बच्चों भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखते थे। तो जी उनसे जब हम घर जाके बात किए तो वो बोलते हैं कि हम खेती किसानी में जाते हैं तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए हम नहीं भेज पा रहे। तो उस कंडीशन में कैसे करें? अच्छा, इसमें क्या है देखिए, जैसे परिस्थितियां रहती है ना उस प्रकार से हमें उनके साथ में एडजस्ट करना पड़ता है। जी ये कोई जरूरी नहीं कि आप संडे को ही बाल संस्कार शाला चलाएं या सवेरे ही चलाएं। उन पालकों से मिल करके सबसे पहली बात तो उनको समझाएं कि बहुत जरूरी है बाल संस्कार शाला, और इसमें बहुत ये आत्मीयता वाली बात भी है दीदी। आप घर घर में जाके आत्मीयता जब बनाएंगी तो आपकी बातों को वो स्वीकार करेंगे। एक दूसरी बात, फिर भी मान लीजिए ऐसा लगता है कि वो तैयार नहीं हो सकते, नहीं हो रहे हैं, तो हम ऐसे बच्चों की संख्या बहुत नहीं होती है। बहुत होती है कि ऐसे बच्चों की संख्या बहुत नहीं होती। नहीं नहीं उन, दीदी जी, हाँ उन 2-3 बच्चों को, बच्चियां ऐसी थी। हाँ जी तो उन बच्चों को अलग से आप उनकी संख्या के अनुसार देख लीजिए। अगर बहुत हैं तो आप अपनी संस्कार शाला चलाने के समय को और दिन को बदल दीजिए उनके अनुसार। उन्हीं से पूछ लीजिए, हम शाम को 6 बजे भी बाल संस्कार शाला चला सकते हैं क्या, जी उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहते हैं हाँ, तो फिर आप शाम जी को 6 बजे उनको बुला लीजिए। जैसे रात्रिकालीन पाठशाला चलती है, सायंकालीन पाठशाला चलती है, गोष्ठियां चलती है, ये उनसे पूछ करके वहां की परिस्थिति को भांप करके ये करना होगा। ऐसा किया है कई जगह, कर जी सकते हैं। आप संडे को जी नहीं कर जी सकते, शनिवार को जी कर जी सकते हैं, शनिवार को नहीं करते संडे को कर सकते हैं, सवेरे नहीं कर सकते शाम को कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा। तो आप उनसे पूछिए जी ऐसे में जी आएंगे क्या, इस तरह से एक तरीका ये हो सकता है। जी और कई दीदी बार ये भी है, मैं आगे और एडवांस में बता रही जी हूँ, आप लाख जतन कर लीजिए फिर भी बच्चे नहीं आएंगे और उनके पेरेंट्स नहीं भेजेंगे, उसका कारण कुछ और होता है। उनको आपके जी द्वारा दी जाने वाली संस्कारगत शिक्षा पसंद नहीं है, क्योंकि वो उस कहना चाहिए उनकी आत्मा उतनी उन्नत नहीं है कि वो संस्कार को पसंद करते हो। ऐसा होता है, उनको लगता है कि बच्चा वहां जाएगा नॉनवेज खाना बंद कर देगा और वो गायत्री मंत्र को जपेगा, गायत्री परिवार का बन जाएगा, ऐसा वैसा, तब भी दिक्कत है, वो नहीं भेजते। तो हमें ये भी विश्वास दिलाना जी पड़ता है कि हम गायत्री परिवार का बनाने के लिए बाल संस्कार शाला में बच्चे को नहीं बुला रहे हैं। हम तो सुसंस्कृत इंसान, जी एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छा सुसभ्य नागरिक बनाने के लिए बच्चे को बुला रहे हैं। ये उनको विश्वास दिलाना पड़ता है। ये जी करके देख लीजिए, तो जो जी भगवान दीदी भेजेंगे वो बच्चे तो जरूर जी आएंगे, जी है ना। तो ये किया जा सकता है, आप प्रयोग ही है। जी सब जगह सब प्रकार एक ही चीज सब जगह लागू नहीं हो पाती, सब जगह की परिस्थितियां अलग होती है, जी लोगों की समझ अलग अलग होती है, तो सब जगह अलग अलग प्रयोग जी करने होते हैं। ठीक है दीदी। जी दीदी जी 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 हम लोग पालकों से संपर्क करते हैं दीदी। तो जी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। जैसे एक कहना चाहिए मुसलमान बहन है, वो अपने तीनों बच्चों को भेजती है और जो भी बाल संस्कार शाला में सिखाया जाता है वो पूछती है और उसको खुद फॉलो करवाती है कि आपको जी सुबह जी उठ के जी क्या करना है, आचार्य जी क्या बताइए, वो फॉलो भी करवाती है बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद वो सारी चीजों को बच्चों को लागू भी करवाती है। तो जी वो ऐसे भी एक उदाहरण और भी हैं। एक्सपीरियंस रहा। जी जी जी। और कोई प्रश्न है किसी धन्यवाद का? दीदी। हाँ, आना चाहते हैं, माता पिता नहीं भेजना चाहते और बच्चे आना चाहते हैं। माता पिता नहीं भेजना चाहते, बच्चे आना चाहते हैं, आप बच्चों से बहुत घनिष्ठता बनाइए। माता पिता के घर में जाकर के उनसे थोड़ा दोस्ताना संबंध बनाइए, अनौपचारिक संबंध बनाइए। माता पिता क्यों नहीं भेजना चाहते हैं ये पता लगाइए, बच्चों से ही पूछिए। अभी वही यही तो बात हुई कि वो क्यों नहीं भेजना चाहते हैं, अपने बच्चे को संस्कार शाला में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। क्या गायत्री परिवार के एंटी लोग हैं? अच्छा, गायत्री परिवार के लोग ही पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है। हमारे नए जो युवा वर्ग के लोग होते हैं जो गायत्री परिवार के नहीं होते हैं, लेकिन उनका संस्कार उनके आचरण अच्छे होते हैं, वो भी तो सेवा देते हैं, समयदान करते हैं, उनके द्वारा ही पढ़ाया जाता है। तो ये पता लगाना है हमें गुप्त रूप में कि वो क्यों नहीं भेजना चाहते। कोई ना कोई तो कारण होगा जरूर, तब उसका निदान निकल पाएगा। एक तो खाने पीने वाली बात है, एक गायत्री परिवार वाली बात है, और कुछ ऐसा होता है कि उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं कि उनको संस्कार नहीं चाहिए। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगली कोई समस्या, बातें? जैसे महेश भैया कुछ किसी कहना का चाह कोई रहे प्रश्न हैं? और?
कितने बच्चों को एक साथ बैठा कर क्लास चला सकते हैं? तो ये आपकी कैपेसिटी देखिए, वैसे 25-30 बच्चे पर्याप्त होते हैं जिसमें कि आप ध्यान केंद्रित करके अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल कर सकें, वो भी 2 आचार्य। जब बच्चे बढ़ने लगते हैं ज्यादा तो ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता। लेकिन अगर आप आचार्य 2-2 आचार्य हैं और बहुत कुशल हैं, आप लोग दक्ष हैं, तो लोग 40-40 को ही पढ़ाते हैं। यदि आपके पास में 40-50 बच्चे हैं तो मैं तो ये आपसे अपील करूंगी कि आप 2 कर लीजिए, उसको 2 जगह अलग अलग बिठाइए और एक दक्ष आचार्य अपने साथ में सहयोगी आचार्य रख ले, जो कम दक्ष है तो भी चल जाएगा, और अलग अलग बिठा करके 2 क्लास चलाएं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आपके पास समस्या है, सहयोग करने वाले नहीं है और आप दोनों दक्ष हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप सबको बिठा सकते हैं। पर कम से कम में तो 10 में भी आप चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अरे मेरे यहाँ तो कोई बच्चे ही नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आप 10 को भी लेकर के भी चला सकते हैं। लेकिन बच्चे हैं आपके यहाँ तो आप 10 में मत संतुष्ट होइए। आपके गांव में इतने बच्चे हैं जिनको सबको संस्कार की आवश्यकता है, तो आप उनकी संख्या को बढ़ाइए और कम से कम 25-30 तक एक क्लास में रखें बच्चे। और कोई? और कोई बात, किसी की कोई समस्या? ठीक है, अब आगे की बात, आगे कुछ अपील है आपसे इसी समस्या को लेकर के, समाधान को लेकर के। कुछ चीजें देखने में आती है। एक ही बाल संस्कारशाला में 4-4 आचार्य रहते हैं। यदि 4 आचार्य इस उद्देश्य से हैं कि सीखेंगे तो ठीक है, और आप 3-4 क्लास में सीख करके फिर अलग अलग हो जाइए, ज्यादा अच्छा होगा कि जो यंग लड़कियां हमारी हैं, युवा आचार्य युवतियां हैं, तो वो एक जगह संस्कारशाला का संचालन करें, जो युवा हैं वो एक जगह संस्कारशाला संचालन करें अलग अलग, ये अच्छी स्थिति रहती है। दूसरी बात ये इसके साथ में कि संस्कारशाला को पढ़ाते समय आचार्य बारी बारी से शिक्षण दें। कई बार क्या होता है, एक आचार्य बोल रहा है, अब वो बोल रहा है और तुरंत दूसरा आचार्य भी बोलना शुरू कर दिया, तीसरा भी बोलना शुरू कर दिया, वो एक साथ बोलते हैं, एक ने बोलना शुरू किया, दूसरा तीसरा भी बोल रहा है। अब बच्चों के साथ समस्या रहती है, इसकी बात सुने कि इसकी बात सुने। कई जगह देखा है, पर्यवेक्षण के क्रम में देखने को मिला। तो संस्कारशाला संडे को यदि चल रही है, 2-3 दिन पहले आप आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ आप उसको बांट लीजिए काम, कि कौन कौन सा काम करेगा। अच्छा, एक बात ये भी है, ऐसा नहीं कि हर सप्ताह कोई योग सिखाता है तो योग ही सिखाए, कोई उनको मंत्रोच्चारण करवाता है तो वो मंत्रोच्चारण के लिए पूरी तरह से ठप्पा लग गया, और कोई खेल खिलाता है तो केवल खेल खिलाए। नहीं, ऐसा भी मत करिए, आप बदल बदल करके करिए। यदि 4 आचार्य भी हैं या 2 आचार्य हैं तो सबके सब एक समान दक्ष और कुशल हो सके और नंबर 1 पर हर कोई पहुंच सके। कल को हम बाल संस्कारशाला अलग अलग जब चलाएंगे तो हर कोई नंबर 1 रहे, हर कोई हर विधा को सिखाने समझाने लायक बन पाए, ये ध्यान रहे। तो इस तरीके से आप वर्क विभाजन कीजिए और घर में थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, तो बहुत जल्दी आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। देखिए, इसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई एमए बीए किया हुआ पढ़ाएगा तभी होगा, ऐसी कोई बात है नहीं। आपने प्रशिक्षण के दरमियान देखा होगा, देख लिया होगा, तो बहुत आसान है। ये जरूर है, इस बाल संस्कारशाला की किताब को आप कम से कम 2 बार पूरा पढ़िए, आपके ढेर सारी समस्याओं का समाधान इतने भर से हो जाएगा। मैं विश्वास पूर्वक कहती हूँ। हमारे आचार्य लोग क्या करते हैं, बाल संस्कारशाला चलाने के पहले हबड़ तबड़ करके देखते हैं और फटाफट एक कहानी पढ़े, कुछ करे और जाकर के पहले दिन ही देखा, नहीं तो सवेरे सवेरे देखा और गए। ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। आप इत्मीनान से इसको, अभी लॉकडाउन का टाइम है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और एक एक प्रयोग को आप करके देखिए। डीवीडी भी है और हमने जो दिखाया आप उसको भी देख सकते हैं। अलग से आप फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए, वीडियो के माध्यम से वीडियो भेज करके आपको बता सकते हैं। तो ये बहुत आसान काम है, लेकिन ये समर्पण चाहता है। छोटा काम है, आसान काम है, फिर भी समर्पण चाहता है। तो आप इसके प्रति समर्पित होंगे तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, और कोई चैट कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं जो मेरे अनुभव में है उन बातों को मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार के समस्याएं आती हैं।
एक समस्या आती है बालक संबंधी समस्या। कोरोना काल में बाल संस्कारशाला का कोई विशेष अच्छा, कोरोना काल में बाल संस्कारशाला का कोई विशेष नियम? कोई विशेष नियम नहीं है अलग से भाई। जो नियम दिया गया, मास्क लगा लीजिए, थोड़ा डिस्टेंसिंग बना करके चलिए, बस यही है। आप यदि मान लीजिए 8-10 बच्चों को बुला रहे हैं कहीं पर और इतनी जगह है कि आप अलग अलग रख सकते हैं तो आप कर सकते हैं। जो अभी सरकारी काम करने वाले हैं सब जाते हैं, आखिर जा रहे हैं, उनको जाना पड़ रहा है, ऑफिस में बुलाया जाता है, उन नियमों का पालन करते हैं और अपना काम करते हैं। तो आप उन नियमों का पालन करते हुए काम करिए। डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क जरूरी, दो चीजें बेहद 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 जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, जो ऑनलाइन पढ़ा सकता है स्वागत है। आप ऑनलाइन अपने बाल संस्कारशाला के बच्चों को वहीं के वहीं जोड़ लीजिए और वहीं पढ़ाइए। और अगला कोई प्रश्न है? नहीं। बालक संबंधी समस्या, आइए। सबसे महत्वपूर्ण समस्या लोग कहते हैं जो आती समस्याएं अधिकतर बालक संबंधी समस्या, मतलब बालक कक्षा में अनुपस्थित होते हैं, शोर करते हैं। छोटी आयु के बालकों का कक्षा में आ जाना, वो आ जाते हैं, बड़े भाई के पीछे पीछे आ जाते हैं। तो कोई उद्दंड बच्चे हैं, वो कक्षा का माहौल खराब करते हैं, या तो कक्षा में देर से आते हैं। और प्रति सप्ताह नए 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 बच्चे आते हैं, कभी ये आया कभी वो आया। आपने पूछा नहीं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी समस्याएं आती है। स्कूल में, ट्यूशन में, टेस्ट में, इनमें मतलब ये जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो इस कारण से भी वो अनुपस्थित रहते हैं, ऐसा भी होता है, टाइम उनको नहीं मिलता। ये इस प्रकार की बात। तो यदि ट्यूशन कोचिंग में जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, इस कारण से नहीं आ पाते, तो हमें उनके अनुसार अपने समय को निश्चित करना पड़ेगा। एक, अगर दुर्दंड बच्चे हैं, शोर शराबा करते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे मिल करके बैठ गए हैं, तो मैंने पहले भी निवेदन किया था, पंजीयन करते समय छोटे बच्चों का पंजीयन नहीं करेंगे, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों का पंजीयन बिल्कुल मत कीजिए। जबरदस्ती आ गए तो उनको आप अलग बिठा करके थोड़ी कुछ कहानी वगैरह सुना करके प्यार से विदा कर दीजिए, और उसके बाद सारा ध्यान बड़े बच्चों पर केंद्रित करके उनको पढ़ाइए। ये जरूरी है ताकि माहौल खराब ना हो। ये अनुपस्थिति की समस्या जो थी उसके ऊपर मैंने आपसे निवेदन किया, पहली सारी बातें बता दी आपको कि अनुपस्थित बच्चों के घर में जाएंगे, पालकों से भी मिलेंगे, प्रेम पूर्वक उनको समझाएंगे। आपको बच्चा देख करके डरे ना, आपको देख करके बच्चा भागे मत, आप उनके साथ मिल जाइए, हिल मिल जाइए, बच्चों में बच्चे बन जाइए। सबसे बड़ी सफलता इसी बात से मिलती है। मैं आचार्य हूँ बड़ा, अब मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बड़ी उम्र का हूं, मैं तो भैया हूं, बड़ा भैया हूं, मैं तो बड़ा आचार्य जी हूं, सर जी हूं। अगर ऐसा इमेज बना करके रखेंगे, हमारी संस्कारशाला नहीं चल पाएगी। प्यार से, प्यार और प्यार एक, और दूसरा उनके साथ घुल मिल जाइए, डांटिए फटकारिए मत, प्यार से अनुशासन समझाइए। ऐसा कुछ करिए कि स्वयं अनुशासित रहें। पुरस्कार वगैरह जरूर दीजिए, और पहले दिन बता दीजिए कि बच्चों देखो, जो हर बार आएगा संस्कारशाला में, जो किसी प्रकार से कोई बीच में गैप नहीं करेगा, तो उनको पुरस्कार भी मिलेगा, और अंत में जाकर के उनको जो हाईएस्ट परसेंटेज वाला रहेगा, हाईएस्ट उपस्थिति वाला रहेगा, उसको भी, जो डिसिप्लिन रहेगा, अनुशासित रहेगा, उसको भी पुरस्कार दिया जाएगा। तो बच्चों आप लोग पुरस्कृत होंगे, ध्यान रखिएगा। ये उनको बोलिए। प्रतियोगिता होती है, उसमें इंटरेस्ट आता है। भागीदारी को बढ़ाइए, बच्चों की भागीदारी बढ़ाने से उनकी अनुपस्थिति जो है वो कम होती है। तो एक समस्या जो बालक संबंधी समस्या है ये है। एक आचार्य संबंधी समस्या है। बालक तो आते हैं, आचार्य में दम नहीं रहता, वो अच्छे तरीके से दक्ष नहीं रहते, तो बच्चों को रस नहीं आता। बच्चा चाहता है कि उनका जो आचार्य है वैसा हो कि वो चाह अपने आचार्य से प्यार करते हैं, वो उनके लिए रोल मॉडल होता है, तो वो उनके ऊपर लट्टू हो जाएं, वो इतना दक्ष हो, कुशल हो, ऐसा हो, उनकी मिलनसारिता और इस तरह से, तो वो अच्छा हो। तो किताब देख करके नहीं पढ़ाना है, किताब देख कर नहीं पढ़ाना है, आत्मीय संबंध बनाना है, घर से तैयारी करके जाना है, रोचक प्रस्तुति करनी है, बच्चों को अनुशासित रख पाए आप, ऐसा। और बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखना है, बच्चों को शाबाशी देना, ताली बजा करके, बच्चों के साथ में बच्चों की भाषा में बात करना, प्यार से बातें करना, इस तरह से। अच्छा, आचार्य जो है वो बार बार कक्षा का समय को ना बदले, कभी छुट्टी कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी इस समय बुलाए, कभी उस समय बुलाए। हमें बच्चों के अनुसार चलना है, अपने अनुसार बच्चों को हम नहीं चला सकते। तो ये प्राथमिकता क्रम में रखनी है। खेल जरूर करना है,
क्लास में खेल जो खिलाते हैं उनके यहाँ बच्चे रहते हैं? खेल को, कहानी को, अच्छी प्रयोग को, प्रतियोगिताओं को, बच्चों का पार्टिसिपेशन को, इन सबको यदि हम अपने क्लास में शामिल रखते हैं तो ये अच्छा रहता है। और आचार्यों का तालमेल रहना चाहिए परस्पर, जिनके बीच में ट्यूनिंग है वही लोग रहें आपस में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश उनको अनुपस्थित होना पड़ता है, आचार्य एब्सेंट हो गए, तो भाई आजकल फोन का जमाना है, कोई बात नहीं, आप समय से पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जितना जल्दी संभव हो सके आप अपने पार्टनर को बता दीजिए, टीचिंग पार्टनर को, कि भाई मैं इस सप्ताह नहीं आ पाऊंगा तो तुम संभाल लेना, भैया तुम संभाल लेना, दीदी तुम संभाल लेना, इस तरीके से। तो ये अच्छा हो जाएगा, इसमें व्यवस्था बन जाती है इससे। और बच्चों को नाम लेकर के पुकारें तो बहुत अच्छी बात, मनोविज्ञान यही है, नाम लेकर के और दीदी भैया कह करके उनको पुकारें तो बच्चों को लगता है कि आचार्य जी मेरा नाम जानते हैं, वो अपना कॉलर उठाता है, उनको गर्व महसूस होता है कि मुझे जानते हैं, देखो मेरा कितना प्रभाव है, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। ये बाल मनोविज्ञान का ध्यान रखिए आप। हर बच्चे को लगना चाहिए कि आचार्य जी मुझे से प्यार करते हैं, मुझे जानते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। तो ये उनके घरों में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चहक के बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। बच्चा क्लास में आया, अरे वाह तुम्हारा ड्रेस तो बड़ा जोरदार लग रहा है बेटा, या भाई क्या बात है आज, ऐसे बच्चों से चहक के बात थोड़ा सा करिए तो बच्चों को अच्छा लगता है। ये एक समस्या आती है पालक से संबंधित, अभी आपने जो बोला वो पालक से संबंधित है कि बच्चे भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हम करते क्या है उससे वाकिफ नहीं होते हैं पालक लोग, हम कितना शानदार काम कर रहे हैं और वो उनके बच्चों के लिए कितना जरूरी है, ये काम उन्हीं को करना चाहिए, जबकि तो वो करने में सक्षम नहीं है और वो फायदा हम दिला रहे हैं, ये उनको पता नहीं रहता है। इसलिए पता नहीं रहता है, ना तो हम पालक गोष्ठी करते हैं, ना तो पालकों से मिलने जाते हैं। और पालक की भी कोई समस्या हो सकती है, हम पालकों की समस्याओं को भी जाने समझें। और बाल संस्कार शाला में बच्चा जो नहीं आया है उसमें और जो आता है उसमें, दोनों में क्या अंतर है, इस बात को हम प्रैक्टिकली पालकों को महसूस कराएं तो निश्चित रूप से कुछ तो असर पड़ेगा, ये समाधान होगा उससे। तो प्रेम पूर्वक समझाना है उनसे, हमें आपस में तालमेल भी बनाना है। पालक गोष्ठी के लिए दीपयज्ञ के माध्यम से बुला लीजिए, किसी भजन पूजन के माध्यम से बुला लीजिए, या उनके घर में वैसी विजिट करने के लिए जाइए तो वो समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से ये महत्वपूर्ण समस्या है, पालक संबंधी, बालक संबंधी और आचार्य संबंधी। बाकी व्यवस्थाएं, बाकी जो समस्याएं व्यवस्था संबंधी, जैसे कक्षा में वांछित सफाई नहीं है, कि स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है, कई बार ऐसा होता है। आप संस्कारशाला कहाँ चला रहे हैं, जगह कैसी है, कई बार ऐसा होता है जगह उपयुक्त नहीं रहती तो लोग अपने बच्चे को भेजना स्वीकार नहीं करते। जैसे कि कोई ऐसे मेन रोड में लगा लिया, मंदिर है चारों तरफ से खुला हुआ है और 4 लोग जाकर के कमर में हाथ डाल करके बैठे हैं, देख रहे हैं उनको, या कोई कक्ष है वहां पर पत्थर फेंक रहे हैं बच्चों के ऊपर, ऐसा है, कई जगह होता है ऐसा। तो शांत एकांत जगह होना चाहिए। अच्छा, व्यवस्था संबंधी बातों में एक चीज आती है कि जो संस्कारशाला जहाँ लगती है वहां पर वो प्रॉपर तरीके से, वहां चाबी नहीं है, पहले से व्यवस्था नहीं बन पाई। पता चला कि गांव में तो ऐसे ही होता है कि वो चाबी लेकर के वो तालाब में नहाने चला गया है और वो सरपंच है वो मीटिंग में कहीं चला गया है, गांव से बाहर चला गया है। ये सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहते हैं। तो ज्यादा अच्छा है हम बहुत सम्मान के साथ उनको, उनसे मिले, उनको सम्मान दें। और हर व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है, अपना वजूद चाहता है, उनको सम्मान दें और उनसे सहयोग लें, उनसे सहमति लें, पहले से पूछ लें अच्छे से। और चाबी वगैरह की व्यवस्था के बारे में पहले जान लें कि इनके पास चाबी रहती है, कौन घर में रहता है, नहीं रहता है, ताकि समय पर वो उपलब्ध हो पाए। अन्य सामग्री जो है, सामग्री भी कहाँ से आएगी उसका भी आप व्यवस्था के बारे में सोच लें। आप जैसे 2 आचार्य हैं, 3 आचार्य हैं, तो एक आचार्य जो है वो सामग्री के बारे में व्यवस्था बना लें, ये सामग्री कहाँ से आएगी, इसको मैं ले आऊंगी, मैं जुटा सकती हूँ, इस तरीके से। जैसे है ना, दीपक वगैरह है, फोटो वगैरह है, या अक्षत पुष्प वगैरह है, या कोई पर्व त्योहार आपको मनाना है तो है, बच्चे का जन्मदिन है, तो ये सब के लिए जो छोटी मोटी व्यवस्था लगती है तो वो समय के पहले यदि आप व्यवस्था बना लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन वही बात, हड़बड़ करके हम जाते हैं तो वो व्यवस्था बन नहीं पाती, वो अनगढ़ तरीके से हमारी संस्कारशाला चलती। पर्यवेक्षण नहीं होता तब भी इसी प्रकार से समस्या आती है। तो पर्यवेक्षण की समस्या का भी निदान अगर करना है तो हमें पहले से सोचना है। पैसे की समस्या आ सकती है, फंड वाली समस्या, अक्सर कहते हैं कि कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा, तो भाई इसमें तो फंड की कोई समस्या ही नहीं है, मैं समझती हूँ। यदि शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ में संचालित हैं
या किसी गांव में भी संचालित है और वहां पर प्रज्ञा मंडल है, महिला मंडल है, या अपना चरणपीठ प्रज्ञापीठ है, या गायत्री परिवार के कार्यकर्ता लोग भी हैं, तो ये रचनात्मक काम, इस रचनात्मक काम के लिए हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया जाना चाहिए, दे सकते हैं। हम भारी भरकम यदि अपना अंशदान शक्तिपीठ को देते हैं तो हम 5 रुपए 10 रुपए सब लोग मिलकर के दे सकते हैं। एक सप्ताह में अधिक से अधिक 20 रुपए खर्च होगा आपका, इससे ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है। आप बच्चों को 5 रुपए 10 रुपए का यदि आप कोई गिफ्ट करते हैं, मान लीजिए 20 रुपए उसमें गया, और तेल बत्ती कुछ लगाते बनाते हैं, कुछ प्रसाद करते हैं, तो आप औसतन दे लेकर के देखेंगे तो 5-10 रुपए उसमें खत्म होगा। मैं पूरे साल भर का बता रही हूँ। साल भर में ज्यादा से ज्यादा आपके 7-8 महीने होते हैं। आपकी संस्कारशाला कब शुरू होती है? अभी प्रशिक्षण हो रहा है जून के महीने में। आप जून के महीने में मान लीजिए खोल लेते हैं, जून जुलाई, अधिकतम जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक ही चलेगी संस्कारशाला अधिकतम। उसके बाद चूंकि एग्जाम का टाइम आता है, बंद करना पड़ेगा आपको, बच्चे आना बंद कर देंगे आप चलाएंगे तो भी। तो आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, मतलब जब उनकी परीक्षा होने वाली उसके 15 दिन पहले लगभग स्नेह सम्मेलन करके आपको अपनी संस्कारशाला का समापन करना पड़ेगा उस सत्र का। और जैसी उनकी परीक्षाएं समाप्त होती है, आचार्यों की परीक्षा अगर है तो समाप्त हुई और वो फ्री हुए, तो फिर अपने परस्पर आपस में बातचीत करके समय तय करके फिर से अपनी संस्कारशाला को आरंभ कर सकते हैं। तो फंड के बारे में बोलूं कि वो जो 6-7-8 महीने जो चलाते हैं बाल संस्कारशाला, उसमें कितना खर्च होगा? एक सप्ताह में आपका मान लीजिए 100 रुपए भी खर्च हुआ, चलिए अधिकतम 100 रुपए लेकर के चलिए, तो 8 महीने में 800 रुपए खर्च हुए। मैं कहती हूँ अपने बच्चों के लिए एक जन्मदिन में कितना खर्च करते हैं हम और हमारे समान सारे परिजन, कितना खर्च कर लेते हैं, कोई हिसाब नहीं, और सोचते भी नहीं कि हमने कितना खर्च किया। उसी प्रकार से ये जो हम प्रतियोगिता कराते हैं उसमें कुछ खर्च हो जाता है, पिकनिक पर ले जाते हैं खर्च होता है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका निवेदन किया आपसे कि अन्य पालक लोग या जो प्रभावशाली लोग होते हैं गांव में, जैसे सरपंच वगैरह होते हैं, कोई पार्षद होते हैं, वो बहुत खुशी अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के लिए वो कुछ पैसा देते हैं। हमारे गायत्री परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग भी देते हैं और बहुत प्रसन्नता पूर्वक देते हैं। उनको बड़ा गर्व होता है, गौरव होता है कि मेरे गांव में, मेरे वार्ड में और मेरे मोहल्ले में ये चल रहा है। आप प्रयास तो करिए। होता ये है कि हम काम करके दिखाए नहीं रहते और पहले हम भ्रम पाल के रखते हैं। आप काम करके दिखाइए, लोग आपके पीछे आएंगे, ना आपको पैसे की तंगी होगी, ना आपको व्यवस्था की कमी होगी, ये सब आसानी से होता चला जाएगा। और ये भी कर सकते हैं, प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ है तो भाई जो अन्न घट है, ज्ञान घट की राशि है, उनमें से कुछ महिला मंडल है, प्रज्ञा मंडल है, तो उनके द्वारा कुछ राशि को बाल संस्कारशाला की व्यवस्था बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। देते हैं लोग समझदार परिजनों की तरह से। तो ये समस्याएं जो आमतौर पर आती हैं, देखी जाती हैं, जो आमतौर पर जो प्रश्न किया जाता है, तो उसके आधार पर मैंने आपको एक सामान्य तरीके से समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे बाल संस्कारशाला का, वो मैंने आपको बताया। और मुझे महत्वपूर्ण समस्या जो दिखाई देती है, आपकी ओर से समस्या तो ये आती है लोगों की ओर से, लेकिन मुझे जो समस्या दिखाई देती है वो ये है कि हमारे भीतर में जो तड़प, जो टीस और जो पीड़ा अपने राष्ट्र को और अपने नवनिहालों को और अपने आने वाली पीढ़ी को गढ़ने के लिए जो होना चाहिए जिस स्तर का, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रहती है। यदि हम अपने सेवा का जो लक्ष्य है हमारा, उस सेवा के लक्ष्य में जैसे 5 कुंडी यज्ञ है, 10 कुंडी या आपका 9 कुंडी यज्ञ है, 24 कुंडी यज्ञ है, उसमें किस प्रकार से हम अपनी पूरी मानसिकता के साथ में, समर्पण के साथ में जुटे रहते हैं और हम बाकी सारे काम को छोड़ करके उसमें जुट जाते हैं। यदि इस तरह का समर्पण बाल संस्कारशाला के लिए भी हो या जिस भी सेवा को आपने चुना उसके लिए हो, तो मैं नहीं समझती कि आपको कोई अवरोध परास्त कर पाएगा और वो बंद हो जाएगा या खुलेगा ही नहीं, कदापि नहीं हो सकता। यहाँ एक समस्या बताऊंगा आपको जो प्रायोगिक रूप से आती है। वो समस्या क्या है, व्यवहारिक रूप में देखने को मिलती है। जो बाल संस्कारशाला चला रहे होते हैं, बच्चों के साथ बड़े प्रसन्न मन से लगे रहते हैं, जब ऐसे कोई बड़े आयोजन होते हैं अपने क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है जब बड़ा आयोजन होता है तो सबके समय की आवश्यकता पड़ती है, सब लोग को जुटना पड़ता है और सबको आवाहन किया जाता है। तो हम ये सोचे समझे बिना कि संस्कारशाला जो चल रही है नियमित रूप से और शानदार तरीके से, इसको पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। हम बिना सोचे बूझे उसको बंद करके हम कूद पड़ते हैं किसी दूसरे काम में, उसको बंद कर देते हैं।
हम 2 महीने के लिए बंद कर देते हैं, 3 महीने के लिए बंद कर देते हैं, 15 दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो 1 सप्ताह में हम 1 दिन ही तो बाल संस्कारशाला चलाते हैं ना। 7 दिन में केवल 1 दिन संस्कारशाला चलती है। यदि 1 सप्ताह भी हमने बाल संस्कारशाला में किसी कारण से भी छुट्टी कर दी, मान लीजिए, तो 15 दिन का गैप हो जाता है बच्चे के लिए। और बच्चा इस समय फिर वो उसकी मानसिकता बदल जाती है, उसे लगता है कि पता नहीं संस्कारशाला की अब छुट्टी हो गई, अब लगना बंद हो गया, उसे ये महसूस होने लगता है। तो बच्चों को बुलाने जाना पड़ता है, बच्चों को फिर से आगाह करना पड़ता है कि बच्चों छुट्टी नहीं हुई है, आपको बाल संस्कारशाला में आना है। अच्छा, एक समस्या और ये आती है कि बाल संस्कारशाला जैसे मंदिर में चल रही है या किसी स्थान पर सरपंच आपके ग्राम पंचायत भवन में चल रही है, आंगनबाड़ी में या विद्यालय भवन में चल रही है। अब वहां पर कोई मान लीजिए कोई कार्यक्रम चल रहा है, कोई मीटिंग है या मंदिर में कोई यज्ञ हो रहा है, कुछ भी आयोजन हो सकता है, तो उस दिन बाल संस्कारशाला को बंद करने की बात हो जाती। ये बहुत गलत हो जाता है। होना ये चाहिए कि हमें समय से पहले, 1 सप्ताह पहले, हमें मालूम है अगले सप्ताह यहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो क्या करें हम ये करें कि बच्चों को उस दिन के लिए हम बाल संस्कारशाला किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। भले पूरे 2 घंटे ना चला सकें, हम आधे घंटे के लिए बच्चे को बुला करके छोटा मोटा एक चिन्ह पूजा जैसा करके उनका अटेंडेंस लेकर के कोई कहानी सुना करके उनको खेल खिला करके बच्चों को समापन कर दें संस्कारशाला का, समझा बुझा करके। और हाँ, जब यज्ञ वगैरह होता है तो बच्चों को जरूर शामिल करना चाहिए। उसी में बच्चों की प्रशंसा कर देनी चाहिए, बच्चों की कोई प्रस्तुति करवा देना चाहिए, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, यहाँ पर मैं जाऊंगा तो मुझे एक आसन मिलेगा, मेरी प्रशंसा होगी, मुझे कुछ उपहार मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे, मुझे देखेंगे। बच्चों में ये गुण होता है, वो चाहता है कि मुझे लोग जाने, मुझे देखें, वो आत्मसम्मान चाहता है बच्चा। ये साइकोलॉजी है ये। तो हम इसको भुना सकते हैं। तो हम बच्चों की छुट्टी ना करें पूरी तरह से। कभी बहुत इमरजेंसी हो गई तो हमारे 2-3 आचार्य में से कम 1 आचार्य जो है वो उन बच्चों को सहेज ले आधे घंटे के लिए, और बाकी जो है वो अपने ठीक है चले जाएं भाई काम में, आवश्यक है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से बाल संस्कारशाला की छुट्टी करना ये उचित नहीं है और अक्सर ये दुर्घटना घटती है। अब आप सोचिए, इसी रचनात्मक काम के लिए तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, व्यक्तियों को तैयार करने के लिए तो बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग यज्ञ की बात करते हैं तो बीच में एक बात आई थी, हम कुंडी यज्ञ नहीं, हम मुंडी यज्ञ करेंगे। अब हमें मुंडी यज्ञ करना है। मुंडी यज्ञ का मतलब व्यक्ति तैयार करना। तो भाई व्यक्ति को तैयार करने के ध्येय से ही तो हमने बाल संस्कारशाला खोली है, बच्चों को के व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। व्यक्तित्व निर्माण सबसे बड़ी बात है, तो उनको बंद करना किसी तरीके से उचित नहीं होता है। तो हम ये ना सोचे कि बाल संस्कारशाला हमारे यज्ञ कार्यक्रम में या किसी और चीज के लिए अवरोध पैदा करता है, जिसको छोड़ दिया जाना चाहिए। आप आपस में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, कुछ व्यवस्था बना लीजिए और उनको निरंतर लगातार आप चलने दीजिए। बीच बीच में एक काम और हो सकता है कि एक दूसरे के यहाँ के आचार्य को बुला करके आप इंटरचेंज कर दीजिए। उससे बच्चों को एक नई बात, नया चेहरा देखने को, सुनने को मिलेगा, रोचकता बढ़ती है इससे। ये भी किया जा सकता है और आचार्यों को भी अच्छा लगेगा। आपस में आचार्यों की भी दोस्ती होनी चाहिए। भाई आपको ये विधा आती है, मुझे नहीं आती, तो आप हम दोनों मिलकर के सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस प्रकार से आचार्यों का प्रशिक्षण, मैंने जो कहा, जो 2-3 महीने के अंतराल में, 2 महीने के अंतराल में आचार्य गोष्ठी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी पहले से ही प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि भाई इसके लिए कहाँ बैठेंगे, कितने घंटे बैठेंगे और सिखाएगा कौन। तो भाई जिसको जो जिस विधा में पारंगत है, जिसे आता है, वो उनको सिखा दे। यहाँ पर कोई गुरु शिष्य वाली बात है नहीं, कोई अहंकार वाली बात नहीं कि मुझे उनसे सीखना पड़ेगा। अरे मैं क्यों सीखूं उनसे, मैं जब प्रशिक्षण होगा तब मैं प्रशिक्षण ले लूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और जो सीखने में अपने आप को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रखता, तैयार रखता है, वो सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ पाता है, शिखर पर वही पहुंच पाता है। तो ये निवेदन है आपसे कि आप इन सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई समस्या आपको समझ में आती है या आपने कभी अपने जीवन में फेस किया होगा या अभी आप कुछ सोच रहे होंगे, तो बताइए, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। थोड़ा समय, 2 मिनट आपको और समय देती हूँ, देख लें। बोलना चाहे, चैट करना चाहे, फ्री कर दें भैया, सबको अनम्यूट कर दीजिए। और ये 5वां दिन है, अंतिम दिन है उसका, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और संकल्प का समय, अब संकल्प लेना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हाँ, उमा वर्मा तेंदुआ से बाल संस्कारशाला में उन बहनों को भी
बुलाया जा सकता है जो बाल संस्कार शाला आने वाले दिनों में पढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, आने वाले दिनों में पढ़ाना चाहते हैं, उनकी तो स्तुति है, उनके तो चरण पखारेंगे हम। उनको जरूर बुलाइए, जरूर बुलाइए उनको, वो आपके साथ रह करके सीखेंगे। और एक बात और, इस साल जो बाल संस्कार शाला, ये मैं भूल रही थी, इस साल जो बाल संस्कार शाला में पंजीकृत हैं बच्चे या पिछले साल रहे होंगे, उनको छोड़ना नहीं है। पुराने बच्चों को फिर से पंजीकृत करिए और उनको आप सिखा चुके हैं जो, उसके आगे उनको शिक्षण दीजिए। जो बच्चा 2 साल पढ़ चुका है, 3 साल पढ़ चुका है, आप उनको किशोर संस्कार शाला में प्रवेश कराइए। किशोर संस्कार शाला की किताब से आप परिचित होंगे, उनका भी अभी प्रशिक्षण होगा, कुछ 2-3 दिन में उनको भी कंप्लीट करेंगे। अगला जब चरण शुरुआत होगी तो, या व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। और बाल संस्कार शाला में बच्चा, ये जो किताब हमारा है, ये ध्यान देखिए आप, इस बाल संस्कार शाला किताब को कंप्लीट करने में कम से कम 2-2.5 साल लगता है। और 2-2.5 साल के बाद बच्चों को छोड़ना नहीं है। होता यह है कि 1 साल बच्चा आया, फिर दूसरे साल उसको विदा कर देते हैं, फिर नया बच्चा बुलाते हैं। नया बच्चा आपने बुलाया तो ठीक है, आप उनकी तो चला ही रहे हैं, चलाएंगे, लेकिन पुराने बच्चे को छोड़ करके क्या होता है, वो तो फिर से उसी दलदल में चला गया जहां से निकला हुआ है। हमने इतना जो मेहनत किया साल भर, उसका कोई फायदा नहीं, वो फिर से वहीं पहुंच गया, तो ये बड़ा नुकसान हो जाता है। एक बार जो बच्चा आ गया उसको नहीं छोड़ना है, हमारी अपनी ओर से कोई ढील नहीं होनी चाहिए। और ये अगर आपको ऑब्जेक्शन है या आपकी शिकायत है कि बच्चा रुचि नहीं लेता, दूसरे साल नहीं आते हैं, मैं एक ही बात कहूंगी, हमारा आचार्य दक्ष नहीं है। नई नई कहानियां, नए नए प्रयोग, नए नए खेल, नए नए मनुहार, उनसे नए नए पर्व, उनको बांधिए, उनको लगे कि स्कूल जाने से ज्यादा अच्छा मेरी बाल संस्कार शाला होना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा होमवर्क नहीं मिलता, कोई पढ़ाई का ऐसा बर्डन नहीं उसके ऊपर, कोई वहां पर मार पिटाई नहीं करने वाला है, कोई उसको कोई रिकॉर्ड नहीं देखने वाला है, तो बच्चा हमारी संस्कार शाला में तो ज्यादा रुचि लेना चाहिए उसको। स्कूल की तुलना में कोई बंधन नहीं है, तो ये ध्यान देने की बात है। बच्चा एक बार आया, उसके बाद हम उसको 2 साल पढ़ाएंगे, फिर किशोर संस्कार शाला में ले जाएंगे, और किशोर संस्कार शाला में 2 साल जब पढ़ेगा, मैं किताब दिखाती हूँ आपको किशोर संस्कार शाला की, और उसको बच्चा 2 साल 2.5 साल पढ़ेगा और वो पूरा किशोर वय उसका निकल जाएगा, 9वीं 10वीं, इस प्रकार से ये किशोर संस्कार शाला की मार्गदर्शिका तैयार है। ये मुंह ताक रही है सबका कि कौन मुझे वो ग्रहण करे और कैसे मेरा उपयोग हो। हमारे प्रदेश में, खासकर मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ, इतनी पुरानी विधा है बाल संस्कार शाला। क्या आज तक ऐसे बच्चे नहीं हुए होंगे जो संस्कार शाला को पढ़ने के बाद में किशोर संस्कार शाला पढ़े? निश्चित रूप से होंगे, हैं कुछ तो चलती किशोर संस्कार शालाएं। ये भिलाई में चलती मुझे मालूम है, उधर नगरी की तरफ चलती है, कहीं कहीं पर और चलती है, या इधर बेमेतरा जिले में भी एक जगह चलती है, हमारे भाई हैं कुलदीप वर्मा जी, वो चलाते हैं। ऐसे कुछ जगह तो चलती है, तो आपके यहाँ भी चलेगी? जब आपके यहाँ 10-10 साल पुरानी बाल संस्कार शाला चली है जिलों में, प्रदेश में, तो वो बच्चे जाते कहाँ हैं? हम उसको सहज नहीं पा रहे। और किशोर संस्कार शाला तक अगर बच्चा हमारे पास रह गया यदि, तो फिर वो बच्चा युवा शिविर में जाएगा तो वो प्रशिक्षकों के कान काटेगा, क्योंकि वो इतना पढ़ चुका है, जीवन में उन सब चीजों को जी चुका है कि वो स्वयं कार्यकर्ता के टक्कर में आ जाएगा। वो इस तरह से बचपन से लेकर के युवावस्था तक की व्यवस्था ये बनी हुई है। और इस व्यवस्था में यदि हमने अपने 5 बच्चों को भी आपने कर लिया तो 5 अश्वमेध के बराबर है, ये मान के चलिए। गुरुदेव ने कहा है बाल संस्कार शाला के बारे में, एक बच्चे का भी व्यक्तित्व निर्माण कर लेते हैं हम, यदि उनमें कोई परिवर्तन ला देते हैं, तो इतनी बड़ी बात है कि उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इसीलिए तो कहा है गुरुदेव ने कि जो काम राष्ट्र की भलाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं किया जा सकता, वो काम हम एक बाल संस्कार शाला चलाकर कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया है। एक प्रश्न आया है शायद, क्या ये अगले 3 महीने में कम से कम 3 बार 3 महीने में कम से कम 3 बाल संस्कार शाला आचार्य करेंगे। 3 जगह बाल संस्कार शाला हम करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद, स्वागत है आपका। अब मैं निवेदन करूंगी, आपको संकल्प पत्र दिखाया जा रहा है, संकल्प पत्र है इसमें, समयदानी संकल्प पत्र। मैं समयदानी संकल्प पत्र आपको दिखा रही हूँ, जितने लोग भी आप लोग जुटे हुए हैं। 3 तरह के काम हैं। एक तो स्वयं बाल संस्कार शाला चलाना आचार्य के रूप में, नंबर 1।
दूसरा मतलब इसमें दो होंगे। मैं अपनी बात को निवेदन कर रही हूँ आपसे, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक काम है बाल संस्कार शाला में आचार्य के रूप में, उपाचार्य के रूप में, सहयोगी साथी के रूप में बाल संस्कार शाला को चलाना, पढ़ाना, उनको जुटना, एक काम ये। दूसरा काम ये है कि बाल संस्कार शाला को चलवाना। ये आपके सामने जो प्रपत्र है ये समयदान के लिए है, संकल्प पत्र, मतलब बाल संस्कार शाला के आचार्य लोग इसको भरते हैं। प्लस दूसरा काम मैंने निवेदन किया, चलवाना। आप चलाएंगे नहीं, ठीक है, आप नहीं चलाएंगे, लेकिन आप अपने प्रभाव से दूसरों को प्रशिक्षण दे करके, समझाइश दे करके, उनको कन्विंस करके, सहमत करके आप उन्हें तैयार करेंगे कि वो बाल संस्कार शाला चलाएं। तो आप व्यवस्थापक हो गए, आयोजक व्यवस्थापक हो गए, आप बड़े भाई बहन की भूमिका में आ गए, आप बड़े कार्यकर्ता। ये दूसरा काम होता है। और तीसरा काम एक और होता है, वो है पर्यवेक्षक का काम। मतलब संस्कार शाला जिस समय चल रही होगी उस समय पर्यवेक्षण करने के लिए आप वो प्रपत्र लेकर के, वो भी इसमें दिया गया है, आपको मैंने दिखाया था उस दिन, बताया था कि पर्यवेक्षण वाले उसको फॉर्म को लेकर के उसको आप कॉपी करा लीजिए अपने लिए, और संस्कार शाला में पढ़ाते जिस समय पढ़ाई होती है उस समय आप जाएंगे और जा करके उन्हें देखेंगे, उनका हौसला अफजाई करिए, उनके पीठ पर हाथ रखिए, उनको प्यार दीजिए, बच्चों को भी और उनको पढ़ाने वाले आचार्य को भी। उनको लगना चाहिए कि मुझे कोई देखने वाला है। बच्चे जितने महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कार शाला चलाने वाले आचार्य, जो अपना समय दे रहा है, जो अपनी प्रतिभा का दान कर रहा है, जो अपना विद्या दान कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और कई तो गायत्री परिवार के नहीं है और जिनको इस काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे ऐसे युवा युवतियां भी, ऐसे ऐसे परिजन हमारे हैं, वो भी इसको चलाने में समय देते हैं। आपके घर में जो बाल संस्कार शाला चलाते युवा युवतियां, उनकी अपनी बड़ी दीदी होगी, उनकी चाची होंगी, उनकी भाभी होंगी, उनकी भैया होंगे, आप उनको भी शामिल कर सकते हैं। तो गृहिणी होंगी घर की, वो भी पढ़ाने में शामिल हो सकती है। बल्कि घर की जो बहुएं होती हैं, घर के जो विवाहित कन्याएं होती हैं, बहुएं होती हैं, वो हमारी बेस्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो गांव छोड़ के कहीं जाएगी नहीं, वो हमेशा रहेगी। लड़कियां जो होती हैं वो विवाह होता है चली जाती हैं कहीं पर, 2 साल पढ़ाती, 3 साल पढ़ाती हैं, जब तक रहती पढ़ाती तब तक हम उनकी सेवा का लाभ लेंगे, स्वागत है, ठीक है। लेकिन उसके बाद चली जाती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी छोटी बहनों को और जो नए हैं 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ते हैं उनको धीरे 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 करके सिखाते सिखाते उनको आगे बढ़ा करके फिर उनको तैयार करना पड़ता है। ये कर सकते हैं। और मैं जो कह रही हूँ, आपकी भाभी, चाची, बड़ी दीदी, मैरिड लोग हैं जो कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा रहेंगे, यदि वो इस सेवा के लिए तैयार हो जाते तो हमेशा के लिए हो जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो जिनके घर में बहुएं हैं, मैं निवेदन करूंगी, आपकी केवल बहू नहीं है, वो केवल आपके घर की प्रॉपर्टी नहीं है, केवल आप ही के लिए सेवा करने के लिए नहीं है भाई, वो गुरुजी की सेवा करने के लिए, इस राष्ट्र और समाज की सेवा करने के लिए भी उसका कुछ समय मिलना, उसको देना है। आप दिलवाइए, उनके प्रतिभा का लाभ समाज को उन्नत करने के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को सभ्य सुसंस्कृत बनाने के लिए भी उनकी आवश्यकता है। उनके लिए आप उनको छोड़िए और हम जैसे बड़े लोग हैं वो घर का काम संभाल लें और अपनी बहू बेटियों को सामने लाएं, उनको बाल संस्कार शाला चलाने के लिए तैयार करें। आप स्वयं भी उनको प्रेरित करिए। आजकल सब बहू बेटियां पढ़ी लिखी हैं, सब। अगर सौभाग्य से, आपके हमारे सौभाग्य से, देश के सौभाग्य से यदि उनका मन बन जाता है सेवा करने का, तो ये बहुत बड़ी संपत्ति है और इससे अच्छा कोई उपहार नहीं। तो जिनको भी राष्ट्र की सेवा करने का, जिनको भी गुरुजी की सेवा करने का, जिनको भी भारत माता की सेवा करने का, उनके लिए जो श्रद्धांजलि और भावांजलि समर्पित करने का जिनको मन है, तो आगामी बहुत जल्दी अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो आप मन बनाइए। और मैं तो कहती हूँ, कोरोना काल है तो भी, संक्रमण काल है तो भी, जिस तरीके से बन सकता है, आप चाहे अपने आप को ही प्रशिक्षित करिए। एक बार में तो प्रशिक्षण हो नहीं पाता, आप बार बार किताबों को पढ़िए, प्रयोग करिए। कुछ होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, आप प्रशिक्षण और होगा अगर तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। आप नए नए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार कीजिए। अभी पुराने लोग ज्यादा रहते हैं, अलग अलग गाँव में संस्कार शाला चलाने के लिए लोगों को चिन्हित करिए। जैसे मेरे आसपास 4 गाँव हैं, 4 गाँव में बाल संस्कार शाला मान लीजिए नहीं चल रही है, तो वहां कौन चला सकता है? आपके परिचित में जो काबिल लोग हैं, काबिल युवा युवतियां हैं या परिजन हैं, आप उनसे प्यार से मिलिए, जाइए, उनसे समय मांगिए। बाकी काम आप कीजिए, उनको केवल 2 घंटे का समय लीजिए, उनसे मांगिए, उनसे समय।
और उनको बाल संस्कारशाला का प्रशिक्षण दीजिए स्वयं। नहीं दे सकते तो उनको चिन्हित करके हाँ आप यहाँ पर सूचित करिए और उनके लिए संस्कारशाला का फिर से प्रशिक्षण किया जाएगा। भले ही 20-25 की संख्या हो, लेकिन वो पक्के होने चाहिए। हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी में कुछ नहीं रखा है। और आप लोग जो कार्यकर्ता हैं ऑलरेडी जो इस काम में लगे हैं, वो आप बहुत मजे से आपस में रूबरू होकर के करके उनको बाल संस्कारशाला का प्रशिक्षण दे भी सकते हैं, यदि ये मार्गदर्शिका आपके पास में है। मार्गदर्शिका नहीं है और अभी आपको चाहिए, तो मैंने निवेदन किया था कि किसी को पीडीएफ चाहिए तो पूछ लीजिए, बता दीजिए, तो आपको मैं पीडीएफ फाइल भेज दूंगी। आप जहाँ हैं वहां पर आराम से आप उसको निकलवा सकते हैं प्रिंट, और आपके पास में काम चलाने के लिए बाल संस्कारशाला की मार्गदर्शिका भी उपलब्ध हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके पास समस्या एक होगी तो एक समस्या के 4 समाधान हैं मेरे ख्याल से। और आपको कुछ और लगता है तो आप बता सकते हैं। 1 मिनट अंतिम समय आपको। और अभी ये जो संस्कारशाला का ये आपको संकल्प पत्र जो दिया, इस संकल्प पत्र को देखें और आप अपने संकल्पों को बता सकते हैं आप क्या क्या करेंगे। जैसे एक बहन ने बताया अभी कि 3 सप्ताह में हम 3 बाल संस्कारशाला खोलेंगे आचार्यों को तैयार करके। आपको बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद। और ऐसे ही अगर औरों का संकल्प है तो थोड़ा अवगत कराएंगे, हमें भी प्रसन्नता होगी, बताएंगे। कितने लोग जुड़े हैं? किसी की ओर से कोई संकल्प? नया सत्र आ गया है, नए सत्र में संस्कारशाला यदि लॉकडाउन के बाद खोलना चाहते हैं आप, तो वो आपका जाएगा सितंबर अक्टूबर तक, दिवाली तब तक आ जाएगी। चाहे कभी भी खोले, आप बता सकते हैं कि हम इस साल इतना इतना चलाएंगे, खोलेंगे, या इतने लोग को प्रशिक्षित करेंगे, इतने लोग को हम कन्विंस करेंगे, समझाइश देंगे और खोलने के लिए तैयार करेंगे। आप अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे? सबको अनम्यूट कर दीजिए भैया। हाँ, पीडीएफ किनको चाहिए, किनको देना है, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, लिखो। किनको पीडीएफ चाहिए अपना फोन नंबर दे दीजिए, चैट में लिख दीजिए, यहाँ पर नोट करके मैं रख लूंगी नाम और नंबर। या एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप में कुछ कुछ फूल पत्ती भेज दीजिए और उसमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए मुझे कि मुझे पीडीएफ चाहिए करके। सबसे अच्छा तरीका ये है। मेरा नंबर आपको हाँ चैट में डाल देते हैं, नंबर 9893544313। नोट भी कर सकते हैं और चैट में डाल दिया 9893544313। जिन्हें नंबर चाहिए वो रख लें, ये व्हाट्सएप नंबर है ये। इसमें आप कुछ औपचारिक कोई प्रतीक चिन्ह बना के भेज देंगे और नीचे मैसेज लिख देंगे पीडीएफ चाहिए, भेज देंगे। और कोई बात आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रशिक्षण समाप्त हुआ 5 दिन का। जिन लोगों ने भागीदारी की उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कुछ प्रेरणा आपको मिली होगी, कुछ सोचने होंगे, यदि कुछ आप व्यक्त करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं। जी दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे से इतनी बारीकी से सारी चीजों को बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें मार्गदर्शन और मिला है कि और क्या क्या चीजें हम इसमें कर सकते हैं और जहाँ पर भी समस्या है तो उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी समस्या, जैसे बाल संस्कारशाला हम प्रारंभ करेंगे तो कोई भी समस्या आएगी तो हम आपसे संपर्क जरूर करेंगे। जी धन्यवाद दीदी, प्रणाम। प्रणाम। समाप्त करें आप। और कोई बात? आप कुछ व्यक्त करना चाहते होंगे तो व्यक्त भी कर सकते हैं अपनी बात को। जी प्रणाम। हाँ जी, आपने जिस
जिस तरह से सारा ऑर्गेनाइज करना बताया और हर चीज को कैसे ध्यान में रखना है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। सारे कार्य में आगे हम प्रशिक्षण भी देंगे आचार्यों को, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जैसे आपने बताया, अगर हमारे पास और लोग होंगे प्रशिक्षण के लिए तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे, ताकि आप प्रशिक्षण के लिए उनको तैयार कर दें, है ना, प्रशिक्षित करने के लिए। जी तो दीदी, ऐसा भी हो सकता है ना दीदी, कि जी आपको दीदी। संपर्क कर लें तो एक और प्रशिक्षण रखा जा सके। हाँ, आप प्रकोष्ठ में प्रशिक्षण के लिए संपर्क कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं। और अगर पर्याप्त संख्या ऐसे बनती है तो समय देख करके उसका ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जी बाकी दीदी। मेरा ये विश्वास है दीदी, मेरा ये विश्वास है कि ये जो पीडीएफ जो आप लोग मांगते हैं, ये जो मार्गदर्शिका है, यदि आप इस मार्गदर्शिका का अवलोकन करें गंभीरता से, तो ये इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि प्रशिक्षण भी दिया जा सके। और मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा अवश्य व्यक्ति दीदी। इसके आधार पर प्रशिक्षण नहीं दे सकता। आप ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी आपकी आवश्यकता के अनुसार हम आपके लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। जरूर दीदी, जी अवश्य दीदी। जी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार दीदी, प्रणाम। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो आज की बातें समाप्त करते हैं। आज का प्रशिक्षण संपन्न हुआ और हम सब संकल्पित हों इस बात के लिए। हमारा निवेदन है कि अवश्य ही संस्कारशाला पहले अगर आप चलाते रहोगे तो उसको दुगुना करें, 3 गुना करें, क्योंकि यही महान भारत के निर्माण में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। हम भले बड़े बड़े काम करें, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े बड़े काम कीजिए, लेकिन आप एक छोटा सा काम जहां भी हैं, चाहे आप अकेले हैं तब भी कर सकते हैं, मंडल में हैं, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल में, तब भी कर सकते हैं, और शक्तिपीठ में और प्रज्ञापीठ में तब तो आपकी बड़ी ताकत है, आप तो वहां पर करके आ सकते हैं, आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। तो जरूर नए सिरे से इसके बारे में सोचें और हम सब इसके लिए संकल्पित हों, और आप जो करेंगे उसकी रिपोर्ट भी बताएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी कि प्रशिक्षण के पश्चात इतनी संस्कारशालाएं इतनी जगह से खुलनी है। ठीक है दीदी, सभी भाइयों बहनों को हमारा प्रणाम, नमस्कार, और अपनी बात आज समाप्त करते हैं। प्रशिक्षण संपन्न हुआ। धन्यवाद आप लोग। शांति पाठ। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।